चलो बच्चों, अब हम 15 अप्रैल 2012 को जो एनडीए 1 कंडक्ट हुआ था उसके सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आसान है। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट को आप जैसे अल्फा और बीटा मान लो, ठीक है। तो आपको पूछा क्या गया है, इसके रूट के स्क्वायर का सम यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों इसका, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स कितना होगा, -2, और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा बच्चों, -243। तो 4 प्लस कितना आ गया, ये 286 यानी कि 290। इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखो बच्चों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको यू एक सेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट, जिसमें 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर है, और आपको ए सेट दे रखा है, बी सेट बच्चों दे रखा है। ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले तो आप ए माइनस बी निकालो। ए डिफरेंस बी क्या होता है, ए डिफरेंस बी ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो 1 2 3 4 में से 2 3 तो है, 1 4 नहीं है ना। तो ये क्या आ गया बच्चों आपका ए माइनस बी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू में से यू यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस बी को हटा दो, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए माइनस बी में ना हो। तो 1 4 को छोड़ दो, बाकी लिख दो 2 3 5 6 7 8 9 10। तो इसके अंदर तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा ना। उसके बाद ये क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस। मतलब इन दोनों लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, मतलब कि आप निकाल लोगे सॉल्यूशन तो 10th क्लास वाले मेथड से, ये मैंने निकाल के दिखा दिया। will also be satisfied by which one of the following linear equation। भी देखो ऐसा तो होता नहीं कि जो इनका सॉल्यूशन है वो किसी और इक्वेशन का नहीं हो सकता, बहुत सारी इक्वेशन का हो सकता है ना। तो ये पूछा गया आपसे कि ये सॉल्यूशन किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो मेरे को तो लग रहा है पहले कोई कर रहा है x प्लस वाई, तो यहाँ से 1 + 4 = 5। यस, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी में पुट करके देख लो, बाकी किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, इन तीनों में से पुट करोगे ना बच्चों, किसी भी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, x एक स्क्वायर है, x इसमें एलिमेंट आएगा बच्चों ए सेट में, और x कैसा नंबर है, x इज ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 100। यानी कि ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो बच्चों नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर हो सकता है, 2 का स्क्वायर हो सकता है, 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर होगा, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों, x जो है ना वो 100 से छोटा है, तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, बस ये नो एलिमेंट ए सेट में आएंगे। और b क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। बच्चों b के अंदर सारे इवन नेचुरल नंबर आएंगे, तो 2 4 6 8 10 ऐसे वाले नंबर आएंगे। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ए और बी में बताओ कितने एलिमेंट कॉमन है। ऊपर आप देख लो ना, इनमें इवन नंबर कौन से है बच्चों, इवन नंबर कौन होते हैं, इवन नंबर का स्क्वायर ही इवन नंबर होता है। तो ये 4 नंबर आ जाएंगे, 4 16 36 और 64। तो फिर अपना आंसर क्या आ गया बताओ, 4 आ गया। यानी कि इस सेट में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, आंसर आ गया बस। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, डिटरमिनेंट निकालना है ए बी का। तो इसके लिए आपको ए बी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ए और बी को। क्या फॉर्मूला होता है इसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है ना। ए का डिटरमिनेंट बोलो बच्चों कितना आएगा, 3 - 4, और बी का डिटरमिनेंट कितना आएगा, यहाँ से 0 आएगा ना, 0 - 0। तो 3 - 4 यानी कि -1 इंटू 0। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा अपना, -1 आ जाएगा। -1, -1 क्यों नहीं आया भाई, ओ सॉरी यार, मैं -1 क्यों कह रहा हूँ, -1 इंटू 0 आएगा ना, -1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कहा गया आपसे, व्हाट इज द डिटरमिनेंट इक्वल टू। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, कितना आसान क्वेश्चन है। आप एबीसी को कुछ पुट कर लो, ज्यादा बस कंफ्यूज हुआ मत करो, है ना। ए बी सी को कुछ मान लो, हाँ इसमें ना 1 मत मानना, क्योंकि 1 मानोगे ना बच्चों, तो जैसे मान लो आपने ए को 1 मान लिया, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेम। बी को आपने 1 मान लिया, तो बच्चों ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम हो जाएगा, तो इसलिए 1 को इग्नोर कर दो, आप 2 3 4 मान लो, ठीक है। 2 3 4 मान के चलो, आपका ऑप्शन जो है ना सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यूनिक हो जाएंगे। 2 3 4 मान लोगे तो बताओ आंसर क्या आ गया फटाफट, 2 3 4, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि -4। ए इंटू बी करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 6 आएगा। ए इंटू सी करोगे 2 इंटू 4 8 आ जाएगा। फिर ए बी का मतलब ये रहा ए बी, यानी कि बीच वाला एलिमेंट ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 9, और बी सी बच्चों बी और सी की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12। अच्छा फिर ए सी देखना, ए और सी की करोगे तो मल्टीप्लाई 8, बी और सी की करोगे तो 12, माइनस सी का स्क्वायर करोगे तो 16। देखो बच्चों चाहो तो इसको डायरेक्ट क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, पहली रो में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 2 आ रहा है, दूसरी में से कॉमन कितना आ रहा है, 3, और तीसरी रो में से कॉमन कितना आ रहा है, 4, ताकि थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाए, है ना। पहली में से 2 कॉमन लो, ये हो गया। इसमें से 3 कॉमन लो,
और इसमें से बच्चों 4 कॉमन ले लो, कितना 4 कॉमन लोगे तो 4 2 जा 4 3 जा 4 4 जा, ये आ गया। बस अब इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। ये बाहर कितना हो गया बताओ, 24 हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2, और ये तो हो गया 0, और -3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -8, और माइनस के 8 -16, और +4 बच्चों ये कितना आ जाएगा अपना 6 प्लस में 6, इसको कर लो सिंप्लीफाई, ये कितना आ गया 48, और प्लस में 12 12 4 जा 48, तो 96 इंटू 24 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आ गया। अब ऑप्शन के अंदर पुट करके देखना, ये तो बच्चों आने से रहा, ये तो बहुत छोटा नंबर है ना ये आएगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटा नंबर है ना। इसको सोल्व करके देखो, अच्छा नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता, तो मतलब कि इसको टिक कर दो डायरेक्ट, क्या आएगा 4 इंटू ए स्क्र, देखो वेरीफाई कर लो, इंटू बी स्क्र इंटू सी स्क्र, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो 4 इंटू 9 इंटू 16, 4 4 जा बच्चों 16 हो गया। ठीक है, और 9 9 6 जा कितना होता है 144, हमें इससे मैच करना है, देखो 96 लेके आना है, तो इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड करोगे तो जो कितना आएगा ये आ जाएगा ना, तो ये कितना आ गया अपना 96, और ये कितना आ गया 24, देखो आ गया ना वैसे ही सेम क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। बाकी तो मेरे को वैसे दिख रहे थे भाई, ये तो आंसर बहुत बड़ा है, तो ये पहले ऑप्शन और ये तो हो ही नहीं सकते, आंसर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर भी नहीं हो सकता, इसका मतलब डायरेक्ट बच्चों सी ऑप्शन को टिक कर दो बस। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, बच्चों ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ना, ये कौन सी लाइन है पता है, कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक ही तो लाइन है ये, देख लो। इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही बन जाएगी, या फिर आप ऐसे कह लो कि इनका जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो क्या है बच्चों, सेम है, तो ये लाइनें कैसी होती है, कोइंसिडेंट, और एक लाइन बच्चों एक के ऊपर ही है, तो इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस तो क्या है, 0 है ना, डिस्टेंस तो है ही नहीं, कहाँ है डिस्टेंस। बाइनरी को बच्चों आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, वो सब कुछ आपको आता ही है पहले से। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर। देखो बच्चों अभी इतना नहीं है कि पहले 16 नेचुरल नंबर का मीन निकालना है, देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, ये तो है सारे के सारे ऑब्जर्वेशन, पहले 16 नेचुरल नंबर है, ठीक है ऐसे, और विद वेट्स, वेट्स का मतलब बच्चों इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बीइंग द नंबर इटसेल्फ, मतलब कि उस नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सेम नंबर है, मतलब कि 1 को कितनी बार लिखा गया है, एक बार, 2 को कितनी बार लिखा गया है, 2 बार, 3 को 3 बार, ऐसे फ्रीक्वेंसी जो है ना बच्चों वो खुद नंबर के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बताओ, एफ आई एक्स आई करेंगे, बोलो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर, ये 2 इंटू 2 क्या होगा 2 का स्क्वायर, ये होगा बच्चों 3 का स्क्वायर, और लास्ट में कितना होगा 16 का स्क्वायर। अब बोलो सिग्मा एफ आई एक्स आई बच्चों क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 16 स्क्वायर, पता है ना। और ये क्या होता है सिग्मा एन स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये होता है ना, और n को कितना पुट कर देंगे 16, और ये सिग्मा एफ आई ये कितना हो जाएगा बताओ 1 प्लस 2 प्लस अप टू 16, ये तो सिग्मा एन है, और सिग्मा एन क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। अभी एन की वैल्यू मत पुट करना, ठीक है, आपको क्या निकालना है मीन निकालना है, तो मीन के लिए बच्चों क्या करोगे, इसको इससे क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो एन इंटू एन प्लस 1, एन को 16 पुट करना है तो मैं एक ही साथ पुट कर दूंगा ना, अलग अलग क्यों पुट करूँ, इसको इससे डिवाइड करो तो ये नीचे आएगा एन इंटू एन प्लस 1, और ये 2 आ जाएगा, तो देखो कुछ टर्म तो कट जाएगी ना, ये कट गया सब कुछ, ये कट गया, तो बस सीधा आंसर क्या आ गया 2n+1 डिवाइड बाई 6। अब n को कितना पुट करो 16, क्योंकि 16 टर्म है ना, तो 16 दूनी 32 33 33, 33/6, 3 पे काट दो बच्चों 11/2, तो आंसर कितना आएगा अपना 33/2। कहाँ पे मिस्टेक होगी अपने से, बाय 6 था ना, 2n+1 n इंटू एन प्लस 1/2, ये तो कट जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 ये कट गया, तो क्या बच गया हमारा 2n+1, और नीचे कितना बचेगा 3 बचेगा, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे क्या बचेगा 3 बचेगा ना, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 11 आ जाएगा, है ना, 11 इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद बच्चों ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, अपने को मोड निकालना है, मतलब कि कौन सा डाटा सबसे ज्यादा बार आया है, क्लियर दिख रहा है बच्चों 22 सबसे ज्यादा बार लिखा गया है ना, देखो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने टेबल वैसे बना के दिखा दी, 22 देखो कितनी ज्यादा बार आ रहा है ना, तो 22 क्या है इस डाटा का मोड है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, बिल्कुल कितनी बार हम ये थ्योरम कर चुके हैं ना, कि एक मैट्रिक्स के अंदर अगर ए बी इक्वल टू ए हो, बी ए इक्वल टू बी हो, तो बच्चों ए स्क्वायर ए के इक्वल होता है और बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है बी के, तो आपसे बी स्क्वायर पूछा गया, आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। उसके बाद ये देखो, ये कॉन्सेप्ट होता है ना बच्चों, आप सीक्वेंस सीरीज के अंदर पढ़ाया जाता है कि किसी किन्हीं भी नंबर्स के जो एम होते हैं जीएम होते हैं और एचएम होते हैं, वो खुद किस में होते हैं बच्चों जीपी में होते हैं, ठीक है ना, मतलब पहले एम फिर जीएम फिर एचएम, ये सीरीज जो बनेगी इनकी वो क्या बनेगी जीपी बनती है। तो ज्योमेट्रिक मीन आपको दे रखा है,
और हार्मोनिक मीन भी बच्चों आपको दे रखा है 2 नंबर के बीच का, ठीक है, कितना कितना 10 और 8, ये है 10 और ये है 8। आपको अर्थमेटिक मीन बताना है, मतलब कि एम बताना है। एम को क्या मान लो, एक्स मान लो। तो बताओ 3 नंबर, पहले कौन एम, फिर कौन जीएम, फिर कौन एचएम, ये क्या है, एक जीपी है। जीपी में क्या होता है, मिडिल टर्म का स्क्वायर और बाकी दोनों टर्म की प्रोडक्ट इक्वल होती है ना। तो 8x इक्वल टू क्या आ गया 100। तो x कितना आएगा बच्चों 100/8, 4 पे काट दो 25/2 यानी कि 12.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बच्चों अब देखो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे के सारे, जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है तो उसके अंदर मैं सब कुछ बताता हूँ आपको, है ना, कि कंटिन्यूस डाटा क्या होता है, डिस्क्रीट डाटा क्या होता है। डिस्क्रीट का बच्चों जो मतलब होता है ना, वो होता है सेपरेट, अलग अलग वैल्यू, सेपरेट वैल्यूज, इससे आप समझ लो, है ना, सेपरेट वैल्यूज। और कंटिन्यूस का मतलब होता है कि वैल्यू जो है ना, किसी गिवन इंटरवल के अंदर उस डाटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं ये कहूँ कि अगर मान लो किसी क्लास के बच्चों की हाइट 1 से लेके 10 इंटरवल के बीच में है, 1 से लेके 10 कुछ भी मान लो, फीट फीट मान लो, है ना, 1 फुट 2 फीट 3 फीट। तो अब ये ऐसा नहीं होता कि 1 से लेके 10 इंटरवल के अंदर तो बच्चों वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 1.1 भी हो सकती है, 1.2 1.23, है ना, कितनी वैल्यू हो सकती है 1 से लेके 10 में, बहुत सारी हो सकती है ना। तो कंटिन्यूस डाटा बच्चों वो डाटा होता है जो किसी गिवन इंटरवल में से किसी भी वैल्यू को ले सकता है। जैसे मान लो टेम्परेचर है बच्चों, टेम्परेचर तो बच्चों 28.6 डिग्री भी हो सकता है, 28.66 डिग्री भी हो सकता है ना। ये तो नहीं होता कि टेम्परेचर की वैल्यू सिर्फ 28 डिग्री ही हो सकती है या 23 डिग्री ही हो सकती है, ठीक है। तो किसी गिवन इंटरवल के अंदर अगर कोई डाटा कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है तो उस डाटा को कंटिन्यूस डाटा बोलते हैं। डिस्क्रीट डाटा होता है बच्चों जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही लेगा। जैसे मैं मान लो आपको ये कह दूं कि आपके पूरे मोहल्ले में कितनी बिल्लियां हैं, कैट कितनी है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि 2.3 है, 3.5 है, आप ये कहोगे सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी ना वो स्पेसिफिक होगी, ठीक है। नेचुरल नंबर हो सकती है, कोई होल नंबर हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो इस डाटा को हमेशा बच्चों काउंट किया जाता है। डिस्क्रीट डाटा को क्या किया जाता है, काउंट। और कंटिन्यूस डाटा को काउंट नहीं किया जाता, मेजर किया जाता है। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर को कभी काउंट थोड़े करते हैं कि कितना टेम्परेचर है, 1 2, नहीं, मेजर करते हैं बच्चों, उसकी एक क्या होती है, डिग्री होती है, यूनिट होती है, कि फारेनहाइट है या डिग्री है। हाइट बच्चों किस में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, फीट में है, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। ये तो डिस्क्रीट डाटा को हमेशा काउंट किया जाता है। जैसे अगर मान लो एक्स एक डाटा है बच्चों, वो डिनोट करता है नंबर ऑफ कैट्स इन ए सिटी, और एक्स इस इंटरवल से बिलोंग कर सकता है। तो एक्स की वैल्यू सिर्फ बच्चों क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही हो सकती है, और तो हो ही नहीं सकती। तो अब आई थिंक आपको समझ आ गया कंटिन्यूस डाटा क्या होता है और डिस्क्रीट डाटा क्या होता है। अब बच्चों बात आती है किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए किस डाटा की जरूरत पड़ेगी आपको, कंटिन्यूस की या डिस्क्रीट की। बच्चों डिस्क्रीट की पड़ती है, क्यों, डिस्क्रीट डाटा के अंदर ही तो हम ये देख पाएंगे ना कि एक नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे नंबर लिख लो और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर ये नंबर बच्चों फाइनाइट होंगे तभी तो हम काउंट कर पाएंगे ना कि 2 कितनी बार लिखा गया है, 5 कितनी बार लिखा गया है, समझ रहे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों बनाने के लिए हमें किस डाटा की जरूरत पड़ती है, डिस्क्रीट डाटा की जरूरत पड़ती है। सारा का सारा थ्योरी का पार्ट है जो पढ़ाया जाता है हर क्लास के अंदर। अब ये तीनों स्टेटमेंट बच्चों सही है, पढ़ लो आप। एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, मतलब जो एक्स होता है कंटिन्यूस डाटा का वेरिएबल, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है एक इंटरवल में, सही है। एक रैंडम वेरिएबल जो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लेता है वो डिस्क्रीट होता है, बिल्कुल सही है। डिस्क्रीट डाटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक होती है, मतलब कुछ फाइनाइट वैल्यूज होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन द डाटा विच इज डिस्क्रीट, डिस्क्रीट डाटा के ऊपर बेस्ड होता है, ये भी सही है। सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है बच्चों इसकी करेक्ट है। ये क्वेश्चन तो बच्चों बिल्कुल ही आसान है। आपको इस सीक्वेंस की nth टर्म निकालनी है। ये सीक्वेंस कैसी है, एपी है ना, और एपी की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो, आंसर आ जाएगा ये सीरीज देखो बच्चों क्या है, व्हाट डज द सीरीज रिप्रेजेंट, ये क्या है, एपी है, जीपी है, एचपी है, देखते हैं। 1 प्लस ये 3 की पावर -1/2, नीचे आके 3 की पावर 1/2 हो जाएगा। ये 3 है, ये 1/3√3 है। एक एक करके चेक कर लो बच्चों। पहले बताओ एपी कैसे चेक करते हैं, एपी तो ये किसी एंगल से नहीं लग रही है ना। इनका डिफरेंस क्या, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आपको लग रहा है बच्चों, आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना। तो एपी तो नहीं है, ठीक है, एपी वाला ऑप्शन तो काट दो। जीपी में क्या होता है देखो, अगर मान लो ये पूरी सीरीज जीपी है भी, तो फिर इन दोनों नंबर, ये 3 नंबर भी तो जीपी में हो गए, मतलब कि बीच वाले नंबर की प्रोडक्ट इक्वल होनी चाहिए इनके प्रोडक्ट के, लेकिन बच्चों ये तो कभी भी नहीं होती, तो जीपी भी गई। अच्छा एचपी, एचपी के अंदर क्या होता है, इनका रेसिप्रोकल देखते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल करना, इनका रेसिप्रोकल कर लो एचपी के लिए।
देखो 1, फिर ये √3 और ये 1/3 और ये 3√3। बताना क्या ये नंबर बच्चों एपी में है? भाई एचपी में कब होते हैं ये सीरीज? जब इसका रेसिप्रोकल एपी में हो, बट ये तो एपी में नहीं है, इसका मतलब ये एचपी भी नहीं है, तो फिर ये कोई भी सीरीज नहीं है, ना एपी है, ना जीपी है और ना ही एचपी है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों? पी क्यू आर अगर एपी में भी है और जीपी में भी है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ ना कि अगर 3 नंबर बच्चों एपी में है और जीपी में भी है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो तीनों नंबर क्या हो, सेम हो। अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि 3 नंबर आप लिख के दिखा दो मेरे को कि जो एपी में भी हो और जीपी में भी हो। वो सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब तीनों के तीनों नंबर क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। जैसे 2 2 2 ये एपी में भी है और जीपी में भी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें तो आपको पेरीमीटर बताना है बच्चों। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से तीनों साइड की लेंथ निकाल लो, तीनों को ऐड कर दो, सम आ जाएगा, है ना। इसमें कोई नई बात है ही नहीं बताने वाली। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों? इफ द मिड पॉइंट बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होगा, निकाले एक बार। ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये पॉइंट क्या है बच्चों? माइनस ए बी। इसको एम बोल दो, है ना। ये क्या है? मिड पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट बताओ, निकालने आते हैं ना आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों। इन दोनों को ऐड कर दो, एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, और वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ ए कट जाएगा, b/2, और ये क्या आ जाएगा अपना a/2। ये अपना मिड पॉइंट आ गया। अब क्या कहता है? इफ दिस मिड पॉइंट लाइज ऑन द लाइन दिस, ये इस लाइन पे लाई करता है। इसका मतलब आप मिड पॉइंट m को पुट कर दो किस लाइन में? ax प्लस by इक्वल टू k में। बताओ x की वैल्यू क्या है बच्चों? b/2, और y की वैल्यू क्या है? a/2 इक्वल टू k। तो ये आ गया ab/2 प्लस ab/2, यानी कि 2ab/2, तो ab हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आ गई अपनी? ab आ गई। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया है बच्चों आपसे कि द अक्यूट एंगल विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन दिस लाइन। इसका मतलब कि इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला गया है, वो अक्यूट एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, जो कि कितना होगा वो हमें ये बताना है, ठीक है। एक बात बताओ, इस लाइन का स्लोप कितना है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि 7/3 है। तो इस लाइन का स्लोप अगर बच्चों 7/3 है, तो इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला गया है उसका स्लोप क्या होगा? जैसे मान लो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। ये एक लाइन है ब्लैक वाली, इस लाइन का स्लोप कितना है बच्चों? 7/3। इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से आपने क्या डाला? परपेंडिकुलर डाला, है ना। कहीं से भी डाल सकते हो। देखो ये लाइन आगे भी तो बढ़ सकती है, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ से भी जा सकता है ना। ओरिजिन से इस लाइन पे क्या डालोगे? परपेंडिकुलर डालोगे। तो इस रेड वाली लाइन का स्लोप कितना होगा? बस मेरे को ये बता दो। नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा ना इसका, -3/7। और अगर ये मान लो इसके साथ थीटा एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है? एक्स एक्सिस से थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? स्लोप के इक्वल ही तो होती है। अब टेन थीटा बच्चों नेगेटिव है। टेन थीटा क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनो, नेगेटिव है तो फिर, और एंगल अक्यूट है, तो फिर ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा पता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो ऐसे, मैं आपको डायग्राम बना के अभी समझा देता हूँ। मतलब कि ये लाइन कोई ऐसी रही होगी, ऐसी रही होगी पक्का ये, क्योंकि आप निकाल के देख लो। 7/4x-3/4y=1। इसका बच्चों x इंटरसेप्ट तो क्या है? पॉजिटिव है, और y इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव है। तो फिर ये लाइन ऐसी होगी। और अब आपने ओरिजिन से इसके ऊपर क्या डाला? परपेंडिकुलर डाला। तो बच्चों जो ये x एक्सिस एंगल है, ये पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना। पॉजिटिव तो कब होता है पता है? जब यहाँ होती है लाइन, तब हम कहते हैं कि ये एंगल पॉजिटिव है। ये तो क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। ये अक्यूट है, लेकिन क्या है बच्चों? इसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव होगा। पाई/4 नहीं होगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है ही नहीं, तो बच्चों ये एंगल कैसा है? नेगेटिव है। आगे आंसर आसानी से। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। 500 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है बच्चों, उनमें से 260 पास हुए फर्स्ट सेम में, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 500। जो फर्स्ट सेम के अंदर बच्चों पास हो गए इंजीनियरिंग कॉलेज में, जब वो स्टूडेंट गए, वो है 260। और 200 पास हुए बच्चों सेकंड सेम के अंदर। सेकंड में जो पास हुए वो है 210। और 170 स्टूडेंट बच्चों किसी भी सेमेस्टर में पास नहीं हुए। आप एक डायग्राम बना के देखो, आपको अभी समझ आ जाएगी बात। ये फर्स्ट सेम वाले, ये सेकंड वाले। तो 170 कहाँ बैठेंगे बताओ? यहाँ बाहर। और बाकी टोटल कितने थे? 500। आपसे पूछा क्या गया है? हाउ मेनी स्टूडेंट इन बोथ द सेमेस्टर पास्ट इन बोथ द सेमेस्टर। तो इसको क्या मान लो आप? x मान लो। इसको क्या मान लो बच्चों? x मान लो। तो बताओ ये टोटल फर्स्ट वाले 260 थे, तो ये कितने रह गए? 260 माइनस x। ये कितने रह गए फिर बताओ? 210 माइनस
x। अब इन सब को ऐड करके 260 माइनस एक्स है ना, प्लस x प्लस 210 माइनस एक्स और प्लस 170, उसको किसके इक्वल रख दो 500 के, और x की वैल्यू निकाल लो, एक x तो कट गया, ये कितना आ गया बताओ 470 प्लस 170 माइनस एक्स इक्वल टू 500, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 140, कितनी आ गई 140। ये तो है प्रॉपर मेथड बच्चों। अब इसका देखो दूसरा मेथड, ऐसे नहीं करना आपको। टोटल 500 बच्चे थे, 500 में से 170 तो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, तो यानी कि ये क्या है बच्चों ए और बी का यूनियन होगा, मतलब कि या तो ये इसमें पास हुए हैं या फिर ये इसमें पास हुए हैं। और अलग अलग हमने काउंट किया तो बच्चों कितने बैठ रहे हैं ये देखना, 260 और 210 का सम तो कितना होता है 470 होता है, तो ये तो इससे ज्यादा हो गया। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे 470 में से 330 माइनस कर दो 140। ये सारी बातें बच्चों आपको मैंने वेन डायग्राम के अंदर समझा रखी है, सेट्स का पूरा चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है ना बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा यूनिक होता है, मतलब कि जो इनवर्स आप निकालोगे ना वो मैट्रिक्स जो आएगी ए इनवर्स वो यूनिक होती है, उसका आंसर अलग नहीं आ सकता। अब इस क्वेश्चन में कहता है एक मैट्रिक्स ए के बच्चों इनवर्स है क्या एक बी और एक सी। अगर बच्चों आप ये कह रहे हो ना कि दो मैट्रिक्स है इनवर्स बी बी और सी बी, तो इसका मतलब बी और सी को क्या होना पड़ेगा इक्वल, क्योंकि बच्चों वैसे तो दो इनवर्स हो ही नहीं सकते, तो P शुड बी इक्वल टू C, ये ऑप्शन इसका आ जाएगा। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है सीधा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, तीन डाइस उछाले गए हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ कि सेम नंबर आएगा तीनों के ऊपर। तो सेम नंबर आने के बच्चों कितने चांस होते हैं 6 ही होते हैं, या तो तीनों पे 1 1 आए, या तीनों पे 2 2 आए, या तीनों पे बच्चों 3 3 आए, या फिर ऐसे करते करते, समझ गए आप। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, टोटल केसेस तो तीन डाइस को उछालते तो ये होते हैं, फेवरेबल कितने हैं सिर्फ 6 ही है ना, तो 1/36 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 23rd क्वेश्चन में देखो बच्चों, नेक्स्ट दो क्वेश्चन के लिए ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पढ़ाया जाता है तो उसका ये कॉन्सेप्ट है। ये कहता है द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच रूट ऑफ दिस इक्वेशन बाय 2 इज दिस वन। मेरे को ये कहता है कि इसके इक्वेशन के रूट मान लो है अल्फा और बीटा, ठीक है। अब इसको हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच रूट ऑफ दिस इक्वेशन बाय 2 इज दिस, मतलब कि इस इक्वेशन के हर एक रूट को 2 से मल्टीप्लाई करके जो नई इक्वेशन आई ना, वो नई इक्वेशन बच्चों ये बन रही है, ये नई इक्वेशन ये बन गई। आप मेरे को ये बता दो, आपको एक ये कॉन्सेप्ट पता है क्या कि अगर आप इसके रूट का डबल करना चाहते हो है ना, रूट का डबल करना चाहते हो, तो इस इक्वेशन के अंदर इसमें ओरिजिनल इक्वेशन में x को किससे रिप्लेस करते हो कि नई इक्वेशन आ जाए। आप कहोगे सर x को आपने x/2 से रिप्लेस किया होगा, मैंने बता रखा है ना आपको, अगर तो डबल करना है रूट का तो x/2, ट्रिपल करना है तो x/3, हाफ करना है तो 2x, ऐसे उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर आपने बच्चों इक्वेशन के रूट को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपने इस ओरिजिनल इक्वेशन में x को बच्चों x/2 से रिप्लेस किया होगा और ये इक्वेशन आई होगी। लेकिन बच्चों ये तो क्वेश्चन उल्टा हो गया, आपको नई इक्वेशन दे रखी है और ओरिजिनल पे पहुंचना है वापस। तो अब आप कहो सर ये इक्वेशन जो आई है ना वो कैसे आई है पता है, x को x/2 से रिप्लेस करने पे आई है। तो इसका मतलब अगर इस इक्वेशन में मैं वापस से x/2 को x से रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि x की जगह 2x लिख दूंगा, तब फिर वापस बच्चों में यहाँ पहुंच जाऊंगा, समझ गए भाई। एक इक्वेशन में आपने x को x/2 से रिप्लेस किया और आप कहीं पहुंच गए, उस इक्वेशन में फिर से आप 2x को वापस x से रिप्लेस कर दो तो ओरिजिनल इक्वेशन पे पहुंच जाओगे। तो बस ये इस क्वेश्चन के अंदर कहानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप x की जगह बच्चों 2x लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, जहां जहां x है उसको क्या लिख दो 2x लिख दो, और ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4 कॉमन लेके काट दें, 4 कॉमन लेके काटोगे तो बच्चों ये इक्वेशन आ गई, समझ गए। ये कौन सी इक्वेशन है, ये बच्चों ओरिजिनल वाली इक्वेशन है, यानी कि ओरिजिनल इक्वेशन क्या है ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो मतलब a क्या रहा होगा 1, b की वैल्यू कितनी है 18 और c की वैल्यू कितनी है 6 आ गया। आपको क्या पूछा है इस क्वेश्चन में b और c का रेशो, तो b और c का रेशो यानी कि 18:6, 3:1, इस क्वेश्चन का बच्चों क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देख लो a की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू रख दो, तीनों चारों ऑप्शन में रख के देख लो किसको सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। क्लियर दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी और सी की मल्टीप्लाई करोगे तो वो 108 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर तो आएगा है ना, आ गया ना इक्वल। तो डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है।
ये क्वेश्चन देखो बच्चों 10th लेवल का क्वेश्चन है और इसके ऊपर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। ऐसा क्वेश्चन आपको 10th की एनसीईआरटी बुक्स के अंदर मिल जाएगा कि ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है और ए और बी की बच्चों वहां पे आपसे वैल्यू पूछी जाती है ना। कर दे ए प्लस बी। अच्छा साइन की वैल्यू 1 कब होती है 90 पे, तो ए प्लस बी कितना हो गया 90। और साइन ए माइनस बी आपको बच्चों दे रखा है हाफ, तो हाफ कब होती है वैल्यू साइन की 30 पे। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या नहीं सोल्व कर सकते बच्चों। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। 60 30 आ गई। अब उसके बाद आपसे पूछा है ए की वैल्यू कितनी है 60 मतलब पाई/3 आ गया आंसर। अब आपसे बच्चों इसका आंसर पूछा है ए को कितना पुट कर दो 60 और बी को कितना पुट कर दो 30, तो बताओ आंसर क्या आ गया। टेंजेंट ऑफ ए कितना 60, बी 30 है तो 2b कितना आ जाएगा 60 और 2a यानी कि 120 प्लस b यानी कि 30, तो बच्चों ये आ गया टेंजेंट ऑफ 120 डिग्री और इंटू 10 150। इसको चेंज कर लो। 120 को क्या लिखते हो बताओ 180 माइनस 60 लिखते हो और इसको क्या लिखोगे बच्चों 180 माइनस 30 लिखोगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव 1060 और ये कितना हो जाएगा माइनस 1030। माइनस से माइनस कट गया बच्चों 1030 और 1060 की वैल्यू तो एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन बच्चों ए को क्या पुट करना है आपको, ए क्या था 60 था ना और बी क्या था बताओ 30। साइन 60 कितना होता है √3/2 स्क्वायर करोगे 3/4, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो कितना आ गया 2/4 यानी कि हाफ 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है देख लो, 3 क्वेश्चन है एक छोटी सी बात के ऊपर। ये भी बच्चों बिल्कुल इलिप्स का बेसिक क्वेश्चन है कि लेटेस्ट रेक्टम इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² वो इक्वल है हाफ के 1/2, हाफ का मतलब 1/2 माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है बच्चों 2b होती है ना, तो ये किसके इक्वल है 2b के। आपको इसेंट्रिसिटी निकालनी है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बच्चों ये होता है ना, या फिर मैंने दूसरा भी बता रखा है आपको कि इस a² ले जाओ अंदर करके इसको सेपरेट डिवाइड कर दो और इसको ऐसे लिख दो है ना, मतलब कि आपको p और a का रेशियो चाहिए बस, उससे इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा, देखो 2 से 2 कट गया, ये आ गया। दोनों तरफ p काट दो, ये ऐसे लिख लो एक बार, ये लो ऐसे लिख दिया। p काट दो, एक b को काट दो क्योंकि b 0 तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों यहाँ से b/a कितना आ गया बताओ 1/2 आ गया ना, मेरे को b/a चाहिए था 1/2 आ गया, तो यहाँ पुट कर दो b/a को 1/2 पुट कर दो, तो 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 और 3/4 का रूट कितना होता है √3/2। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। 29th क्वेश्चन में देखो बच्चों 10th क्लास लेवल का क्वेश्चन है। फिर से ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक लीप ईयर में 53 संडे होंगे। बच्चों लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 366, और आपको ये बता ही रखा है मैंने कि 364 दिन के अंदर बच्चों कितने संडे होते हैं 52 संडे होते हैं, क्योंकि 52 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 364 आता है। तो कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं 2 डेज एक्स्ट्रा बचेंगे। ये दो जो एक्स्ट्रा दिन है बच्चों ये क्या क्या हो सकते हैं, ये होंगे क्या क्या संडे एंड मंडे। ये क्या हो सकते हैं बच्चों संडे एंड मंडे हो सकते हैं, या मंडे एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे एंड संडे। यानी कि ये 7 कॉम्बिनेशन बच्चों बन सकते हैं जो 2 एक्स्ट्रा डेज आपके बचेंगे। बट हम इन 7 कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन चाहता है जिसमें मंडे तो जरूर आता हो, मतलब या तो ये संडे और मंडे वाला हो जाए या फिर बच्चों क्या हो जाए ये या मंडे और ट्यूसडे वाला हो जाए। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7 में से ये 2 हमारे काम के हैं। 2/7 बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में अपने को इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना है। बस इस क्वेश्चन में क्या है अपना डेसिमल के अंदर आ गया, बाइनरी नंबर भी खुद डेसिमल के अंदर है, तो हमने रूल सीख रखा है ना। पहले तो ये जो विदाउट डेसिमल है बच्चों जो इसका इंटीग्रल पार्ट है इसको कन्वर्ट कर लो, इसको बच्चों डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर लो। डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना तो आपको आता ही है। इसको क्या करते हो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, इसको 2 की पावर 1 से, लेकिन बच्चों ये तो क्या 0 ही है। इसको 2 की पावर 2 से, इसको 2 की पावर 3 से और इसको 2 की पावर 4 से। तो इसका आंसर तो कितना आ गया 16 + 8 + 4 + 1 यानी कि 29। तो बच्चों 29 पॉइंट समथिंग करके कुछ आंसर आएगा। तो 30 पॉइंट 28 पॉइंट ये दोनों ऑप्शन तो कट कर दो। अब बात आती है कि डेसिमल वाला पार्ट जो है 0.001 इसको कैसे डील करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे तो बच्चों अपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं ना 2 की पावर 0 से, यहाँ लेफ्ट साइड से इस डिजिट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आता है 1/2 की पावर 1, फिर यहाँ पे क्या आता है बच्चों 1/2 की पावर 2,
और यहाँ क्या आता है 1/2 और इन तीनों को ऐड कर दो, ये तो जीरो ही हो जाएंगे, तो 1 इंटू 1/2 यानी कि 1/8, और 1/8 क्या होता है बच्चों 0.125। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 29 में ऐड कर दो 0.125, तो कितना आंसर आ जाएगा 29.125 बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अपने को लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास होती है, और और उसका जो इंक्लिनेशन है, मेकिंग एन एंगल विद द वाई एक्सिस इक्वल टू द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस। यानी कि ये लाइन बच्चों जितना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है ना, उतना ही ये अपनी वाली लाइन वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाती है। तो ये बता दो मेरे को, पहले ये जो लाइन गिवन है ना, इसका स्लोप कितना है, स्लोप बच्चों 1 है, अगर स्लोप 1 है तो इसका मतलब टेन थीटा कितना आ गया 1, तो थीटा कितना आ गया बच्चों 45 आ गया। इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है बच्चों 45 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारी वाली लाइन वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है बच्चों 45। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, अपनी रिक्वायर्ड लाइन जिसकी इक्वेशन चाहिए हमारे को, ये वाई एक्सिस के साथ मेक्स 45 डिग्री विद वाई एक्सिस। लेकिन हमें तो बच्चों क्या चाहिए होता है, अपना स्लोप चाहिए होता है, और स्लोप वो वाला एंगल होता है बच्चों, उस एंगल का tan होता है जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है। तो मान लो ये लाइन है, ये वाई एक्सिस के साथ अगर 45 बनाती है तो एक्स एक्सिस के साथ भी कितना बनाएगी 45। क्यों? क्योंकि बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है 90 होता है। तो इसका मतलब जो हमारा स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा tan 45 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 1, स्लोप आ गया। पासिंग पॉइंट बच्चों आपको गिवन है ही कितना 0,1। तो फिर क्या कर लो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो, क्या होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया अपना 1 -1 है ना, x माइनस वाई इक्वल टू -1, या फिर कह लो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक ही बात है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। या आप क्या करो, बिना कुछ और सोचे पॉइंट पुट करके देख लो, है ना, पहले पॉइंट पुट करके देखना। 0 1 पुट करोगे बच्चों, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि x को 0 पुट करोगे y को 1 पुट करोगे, नहीं कर रहा, x को 0 पुट करोगे y को 1 पुट करोगे, नहीं कर रहा, x को 0 पुट करोगे, ये तो है ही नहीं। तो फिर ऑप्शन नंबर या तो ए बचेगा या फिर क्या बचेगा बच्चों डी बचेगा। बट मैंने बेसिक मेथड भी आपको बता दिया। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये तो बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन है। टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू तो कितनी होती है 2 माइनस रूट थ्री, क्योंकि टेन 15 क्या होता है साइन 15 बाई कोस 15, साइन 15 बाई कोस 15, और साइन 15 बच्चों क्या होता है रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू, और कोस 15 क्या होता है रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू। तो टू रूट टू काट दो, रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। अब इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों 2 माइनस रूट थ्री। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है 18 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। बताओ आप साइन 18 की वैल्यू जानते हो ना, तो बस साइन 18 की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कॉमन लेके पुट कर दी, आप चाहे बिना कॉमन लिए पुट कर दो डायरेक्ट, एक ही बात है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। दो पोल है, एक की हाइट है 10 मीटर, एक की हाइट है 20 मीटर। दो पोल बना लो ऐसे, एक की हाइट है बच्चों 10 और एक की हाइट कितनी है 20, ऐसे बनाते हैं पोल का डायग्राम। उसके बाद क्या गिवन अपने को क्वेश्चन में, ये 10 है, ये पूरी 20 है, तो ये 10, तो ऊपर वाली भी कितनी रहेगी बच्चों 10 रहेगी ना, क्योंकि पूरी हाइट कितनी है 20 है, ठीक है। और द लाइन ज्वाइनिंग देयर टिप्स, टिप्स का मतलब जो इनकी टॉप होती है, पहली पोल का टॉप और दूसरी पोल का टॉप, इनकी जो ये लाइन है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 15 डिग्री हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, मतलब इनकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये तो इसको क्या मान लो x मान लो, चाहे ये वाली x मान लो, एक ही बात है ना। तो ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर बच्चों बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है 10 15, 10 15 क्या होता है अभी आया था ना 2 माइनस रूट थ्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, x इंटू टू माइनस रूट थ्री इक्वल टू 10, तो x आ गया अपना 10 डिवाइड बाई टू माइनस रूट थ्री। इसको कर दो रेशनलाइज, 2 प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस रूट थ्री से डिवाइड कर दो, नीचे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 10 इंटू टू प्लस रूट थ्री, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा 10 इंटू टू प्लस रूट थ्री। देख लो यहाँ पे क्या कर रखा है ना इन्होंने, इस ऑप्शन के अंदर अंदर से 2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री, वही तो दे रखा है 10 इंटू टू प्लस रूट थ्री। तो कंफ्यूज करने के लिए बस ऑप्शन ऐसे बना रखा है, ऑप्शन नंबर क्या है बी अपना करेक्ट है। 35th क्वेश्चन में बच्चों एच डी रूल मैंने आपको बता रखा है हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, ये एच डी रूल होता है। क्वेश्चन में क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर एट ए लेवल ग्राउंड इज 30 डिग्री, मतलब ये एक टावर है, इसका किसी पॉइंट से बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है अपने को 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स थीटा व्हेन मूव्ड 10 मीटर टुवर्ड्स द टावर, मतलब इस पॉइंट से हम टावर की तरफ चले बच्चों 10 मीटर, है ना, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना बन जाता है थीटा बन जाता है, कितना बन गया थीटा।
अगर हाइट ऑफ द टावर कितनी है 5√3, तो थीटा की वैल्यू बताओ। तो एच डी रूल लगा दो ना सीधा। देखो हाई ये डी डिस्टेंस कितनी है 10, तो डी किसके इक्वल होता है बच्चों एच इंटू कोट एल्फा माइनस कोट थीटा, यानी कि कोट 30 माइनस कोट थीटा। बताओ यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू निकाल लो, इसको नीचे शिफ्ट कर दो, और कोट 30 होता है √3 माइनस में कोट थीटा। कोट थीटा को तो इधर ले आओ, और √3 ये कितना आ गया बच्चों 2/√3, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो √3 ले लो एलसीएम, तो 3 - 2 1/√3। कोट थीटा आ गया बच्चों 1/√3, तो थीटा कितना आ गया 60, क्योंकि कोट की वैल्यू 1/√3 कब होती है 60 पे होती है, तो 60 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपना। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कहता है ट्रायंगल के अंदर ये तीनों एंगल जो है ना एबीसी बच्चों एपी में है। एबीसी किस में है एपी में है, तो कौन सी कंडीशन ट्रू है। इसके दो मेथड मैं आपको बताता हूँ। एक तो अगर एंगल एपी में है तो बच्चों एपी में किसी ट्रायंगल के एंगल अगर होते हैं तो उन तीन नंबर को क्या मान सकते हो आप ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, या फिर आप ये कह लो सीधा नहीं पता तीन एंगल बच्चों अगर ट्रायंगल के एपी है तो उसको क्या मान सकते हो आप 30 60 90 मान सकते हो ना। क्या मान सकते हो 30 60 और 90 मान सकते हो। ठीक है मैंने मान लिया 30 60 90। अब आप मेरे को बताओ अगर ये तीनों एंगल 30 60 90 है तो आप ट्रायंगल बनाना। सी 90 है तो इस पे सी लिखो, और बाकी ए और फिर बी। ए को आपने 30 बोला है, और सी को आपने क्या है 90, और बी को कितना बोला है 60। अच्छा आप आपको 30 60 90 रूल पता है ना। ए के सामने 30 के सामने साइड कितनी होती है 1, तो 90 के सामने साइड कितनी होती है बच्चों 2, तो 60 के सामने कितनी होती है √3। ये तो सब कुछ आपको पता ही है। बस अब आप ऑप्शन के अंदर पुट करके देख लो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। ये तो गलत है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल हो ही नहीं सकता, बड़ा होता है ना। तो सी स्क्वायर सेकंड ऑप्शन में पुट करके देखना। सी स्क्वायर सी कितना है बच्चों 4, सी स्क्वायर यानी कि 4। ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और माइनस कहता है ए इंटू बी, माइनस ए इंटू बी यानी कि √3। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन देखना बच्चों, सी ऑप्शन ए स्क्वायर ए का मतलब 1, 1 का स्क्वायर तो इसके इक्वल हो ही नहीं सकता ना। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 4 और माइनस में बी इंटू सी, क्योंकि ये तो रूट में आ जाएगा ना बच्चों, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस फोर्थ ऑप्शन अपना आ जाएगा। देख लो फोर्थ ऑप्शन आ रहा है क्या, बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर, माइनस में ए इंटू सी यानी कि 2, और देख लो आगे ना ये 3, 3 = 3 यानी कि डी ऑप्शन अपना क्या है बिल्कुल करेक्ट है। बेसिक मेथड अगर बच्चों इसका सीखना चाहते हो तो ये लो बेसिक मेथड ये रहा। ये आपको एंगल मान लिया ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो यहाँ से बीच वाला एंगल निकल जाएगा ना 60, और अब कोसाइन रूल लगा दो बच्चों। कोस बी का फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि हम बी की वैल्यू जानते हैं, तो कोस बी का फॉर्मूला लगा के और बस बी की वैल्यू 60 पुट करो। कोस 60 1/2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। ये क्वेश्चन देखो बच्चों बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है ये, तो ये वैल्यू आपको इक्वल दे रखी है तो एक्स निकालना है, तो बस यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो। साइन इनवर्स ये बच्चों क्या है एक्स है और ये क्या है वाई है, तो क्या होता है एक्स इंटू यानी कि 1 इंटू 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस फिर 4/5 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और इक्वल टू क्या दे रखा है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स काट दो तो क्या आ गया बच्चों 1 इंटू ये 9/25, और ये 0 इक्वल टू क्या आ गया एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3/5, और इस क्वेश्चन में कोई नई बात है ही नहीं। ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आसान है। देखो कोसिकेंट माइनस कोट अपने को दे रखा होता है तो कोसिकेंट प्लस कोट हम लिख देते हैं, इसका रेसिप्रोकल दोनों को ऐड कर दो, थीटा आ जाएगा। थीटा आ गया तो बच्चों कोस थीटा आ जाएगा, वैल्यू निकाल दो है ना। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये तो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट h मीटर, यानी कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है बच्चों h मीटर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे देखा बच्चों ऊपर से नीचे, तो ये डिप्रेशन का एंगल कितना बन रहा है थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों थीटा होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि ये x पूछा है। ठीक है तो बस h/x परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है tan थीटा, तो x इंटू टेन थीटा बच्चों किसके इक्वल आ गया h, हमें x निकालना है h/tan थीटा। टेन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कोट थीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना h कोट थीटा। h कोट थीटा इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में बच्चों ये तो मैंने बहुत बार आपको बता रखा है ना कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये होता है। अगर इसमें डिनोमिनेटर बच्चों ये नेगेटिव हो जाए तो हम इसमें क्या करेंगे पाई ऐड करेंगे, और अगर ये पॉजिटिव है तो पाई ऐड नहीं करेंगे। ठीक है तो और
ये मैंने आपको हमेशा क्लास में बताता हूँ कि ये दो चीजें तो आपको बच्चों हमेशा याद होनी चाहिए। टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 क्या होता है पाई/4, और 1/2 और 1/3 की जगह 2/3 हो जाए तो ये क्या होता है 3 पाई/4 होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, ट्रायंगल के दो एंगल बच्चों दे रखे हैं, आपको तीसरा एंगल निकालना है। अगर मैं 8th क्लास के बच्चे को कहूँ कि ट्रायंगल का एक एंगल है 60 या 30 और एक एंगल है 40, तो तीसरा एंगल बताओ, तो वो क्या करेगा 180 में से इन दो एंगल का सम माइनस करेगा, तभी तो थर्ड एंगल आएगा ना। तो आप भी ऐसे ही करो, दो एंगल दे रखे हैं अपने को, तो सम निकाल लो इनका, है ना, सम ऑफ टू एंगल्स, और फिर उसको 180 में से माइनस कर देना, थर्ड एंगल आ जाएगा टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3। मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको आगे से बच्चों याद रखना है इनको। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, टेन इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। अब देखो डिनोमिनेटर नेगेटिव आ गया ना, तो इसमें पाई क्या करोगे ऐड करोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये 5/-5 -1, टेन इनवर्स -1 क्या होता है -पाई/4 प्लस पाई, तो कितना आ गया 3 पाई/4। बस बच्चों 3 पाई/4 अपना आंसर नहीं है, ये तो दोनों एंगल का सम है। तो फिर थर्ड एंगल क्या होगा, थर्ड एंगल क्या होगा बच्चों 180 में से यानी कि पाई में से ये 3 पाई/4 घटा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना पाई/4। तो तीसरा एंगल कितना आ जाएगा पाई/4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको इस एक्सप्रेशन की, है ना। तो इसमें तो फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, क्या होता है बच्चों साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 5 थीटा। एंगल तो कुछ भी हो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, तो ई की मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो आंसर कितना आता -1, तो मैक्स पूछी है तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन देख लो कितना आसान है बच्चों, आपको इसकी वैल्यू बतानी है साइन इंटू कोस इंटू टेन प्लस कोस इंटू साइन इंटू कोट। देखो एक तरीका तो क्या है, आप कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर लो, है ना। मेथड नंबर 1, लेट कर लो ए को, अच्छा कुछ ऐसा मानना कि दो वैल्यू सेम ना बन जाए। जैसे मान लो आपने क्या मान लिया 45 मान लिया, तो साइन 45 कोस 45 1 होते हैं, टेन ए और ये दोनों क्या होते हैं 1 होते हैं। तो आप क्या कर लो 60 30 कुछ ऐसा मान लो, ठीक है 60 डिग्री मान लो, उससे कोई भी वैल्यू सेम नहीं बनेगी। देखो तो 60 डिग्री मान लोगे तो आंसर क्या आ गया बोलो, साइन 60 इंटू कोस 60 और इंटू टेन 60, और प्लस इसमें कोस 60 इंटू साइन 60 और इंटू कोट 60। कोट 60 कितना होता है बच्चों 1/√3, तो ये क्या हो गया अपना √3 इंटू √3 3, और ये 3 से √3 कट गया, कितना आ गया 1/4, यानी फाइनल आंसर कितना आ गया 1। और 1 तो मेरे को दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन दे सकता है ना, बाकी के अंदर तो आप पुट करोगे 60 डिग्री तो किसी का आंसर आएगा ही नहीं। ये तो बच्चों है मेथड अजूम करने वाला, है ना। मेथड नंबर 2, बेसिक मेथड। आप क्या करो, दोनों में से साइन ए कोसे तो कॉमन आ रहे ना, साइन ए कोसे तो बच्चों कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया टेन ए प्लस कोटे, और टेन ए प्लस कोटे, टेन और कोट को बच्चों क्या कर लो साइन कोस में चेंज कर दो बस। टेन को क्या लिख दो साइन बाय कोस, और कोस को क्या कोट को क्या लिख दो कोस बाय साइन। अब इसमें अंदर एल्शियम ले लो, ये साइन ए कोस है तो कट जाएगा एल्शियम लेने के बाद। एल्शियम क्या आएगा बच्चों साइन ए इंटू कोस ए, तो कोस ए कट गया, ये क्या आ गया साइन स्क्वायर ए, और ये क्या आ गया बच्चों कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ से ये कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, ऐसे भी निकाल सकते हो, वैल्यू को अज्यूम करके भी निकाल सकते हो। ये देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है, सीकेंट स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ दिस। देखो इसको क्या लिखा जाता है सीकेंट इंटू सीकेंट ऑफ टेन इनवर्स 5/11, और इसका पूरे का क्या है स्क्वायर, है ना। जैसे मैं साइन स्क्वायर 30 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है साइन 30 का होल स्क्वायर ही होता है ना। ऐसे ही बच्चों इसके अंदर है ये, तो पहले तो बाहर सीकेंट है बच्चों, तो अंदर टेन इनवर्स को किस में चेंज करो आप सीकेंट इनवर्स में। तो फिर बताओ टेन इनवर्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनाओ, ये बन गई ट्रायंगल। तो ये कितना होगा 25 प्लस 121 यानी कि √146। तो बच्चों सीकेंट इनवर्स, सीकेंट क्या होता है अपना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हो गया ना। अब ये कट गया, इसका स्क्वायर करोगे तो बच्चों 146 का रूट यानी कि 46 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर करोगे 121। तो आंसर देख लो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों, कहता है कौन सा रेशियो जो है ना पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन पॉजिटिव नहीं होता, ये नहीं होता, 10 पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आंसर आ गया बस। आपको वैल्यू निकालनी है बच्चों, साइन 1920 डिग्री की, है ना। 360 का मल्टीपल पता है ना बच्चों 1800 होता है 360 का मल्टीपल इसके पास, और प्लस में कितना बच गया 120, 1920 चाहिए, तो ये 360 का मल्टीपल तो हटा दो। साइन 120 की वैल्यू क्या होती है अपनी √3/2 होती है, √3/2 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टिप ऑफ ए फ्लैग स्टाफ। टिप क्या मतलब क्या होता है टॉप, ये फ्लैग स्टाफ है बच्चों, इसकी टिप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट 10 मीटर ड्यू साउथ ऑफ इट, मतलब कि इसके साउथ में कोई पॉइंट है यहाँ पे
इससे बच्चों ऊपर देखने पे एंगल कितना बन रहा है बताओ, 60 डिग्री। और ये पॉइंट इसके बेस से कितनी दूर है बच्चों, 10 मीटर दूर है। फाइंड दी हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, हाइट को क्या मान लो, h मान लो, तो बस परपेंडिकुलर बाय बेस लगा दो। क्या होता है बच्चों, 1060 होता है √3, और h कितना आ गया अपना 10 इंटू √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.732, तो 17.32। आंसर किस में निकालना है, नियरेस्ट मीटर में। तो बच्चों इसको नियरेस्ट मीटर में क्या लिखोगे, 17 लिखोगे ना, 17 मीटर बच्चों इसका क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, नियरेस्ट मीटर के अंदर लिखना है। ये क्वेश्चन देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है। इस साइन को कोशिकेंट को ऊपर ले जाओ, कोशिकेंट को ऊपर ले जाओगे तो साइन बन जाएगा, और सीकेंट को ऊपर शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। ये क्या बन गया बच्चों, साइन स्क्वायर, ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, ये 10 प्लस सीकेंट है, तो पहले सीकेंट लिखा करो, है ना, सीकेंट प्लस 10 4 दे रखा है, फिर से वही बात आ गई, सीकेंट प्लस 10 अगर बच्चों दे रखा है तो सीकेंट माइनस 10 आप अपनी तरफ से लिखोगे हमेशा, क्योंकि ये इसके रेसिप्रोकल होता है। दोनों को ऐड कर दो, 2 सीकेंट थीटा बच्चों कितना आएगा, 4 प्लस 1/4 यानी कि 17/4। तो सीकेंट थीटा कितना आ गया, 17/8। अपने को निकालना क्या है, साइन, सीकेंट से कोस निकाल लो, कोस कितना आ जाएगा बताओ, 8/17, या ट्रायंगल बना लो, कैसे भी कर लो, बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये 15 हो जाएगी। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 15/17 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, कोस का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, कोस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ पे प्लस होता है तो आपको पता है यहाँ माइनस होता है, और माइनस होता है तो प्लस होता है, उल्टा है ना, ये लगा दो। अच्छा, अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो बाहर वाला जो कोस है बच्चों, ये तो इस अंदर वाले कोस इनवर्स से कट ही जाएगा ना, इसमें फॉर्मूला लगा दो बस, x इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि 4/5 का स्क्वायर लिख दूँ, इंटू 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। ये लो, ये अपने क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन का। ये कोस से कोस इनवर्स काट दो, और ये कितना आ गया बच्चों, 48/65, और ये कितना आ गया अपना 3/5, और ये कितना आ जाएगा बच्चों अपना 5/13, ये आ गया 5/13। 65 एलसीएम ले लो दोनों में, 65 बच्चों एलसीएम लोगे तो कितना आ गया, 48 माइनस 15 यानी कि 33/65 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, एक आपको रूल पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, कि थीटा की वैल्यू जब बहुत छोटी होती है ना, बहुत छोटी, तो बच्चों टेन थीटा और थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, लिमिट थीटा गोज टू 0, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू जब बहुत छोटी है, 0 के लगभग बराबर है, तो टेन थीटा और थीटा आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम होते हैं, तो फिर इनका रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, देख लो क्या कहता है, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय ए 1 मीटर पोल। 1 मीटर पोल का मतलब 1 मीटर की जो पोल है, 1 मीटर हाइट वाली जो पोल है, वो 1 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर हो गया। ये कहता है पोल ग्राउंड पे कितना एंगल बनाएगी, किसमें, इन सेक्साडेसिमल सिस्टम। बच्चों मैंने बताया हुआ ना, सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, डिग्री के अंदर, है ना। सर्कुलर सिस्टम किसको बोलते हैं बच्चों, सर्कुलर बोलते हैं रेडियन सिस्टम को, और सेक्साडेसिमल किसको बोलते हैं, डिग्री वाले सिस्टम को। मतलब हमारा आंसर अपने को किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है, समझ गए। अच्छा, अब फॉर्मूला लगा दो, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू टेन थीटा। तो देखो, ये जो टेन थीटा है ना, ये कितना आ गया अपना 0.001 आ गया, और ये तो बहुत छोटा नंबर है बच्चों, ये 1/1000 तो क्या है, बहुत छोटा नंबर है। इसका मतलब अगर टेन थीटा ये है, तो बच्चों थीटा भी यही होगा, थीटा भी क्या होगा, यही नंबर होगा। अब ये बताओ, ये जो नंबर है वो डिग्री में है कि रेडियन में है बच्चों, 1/1000 ये डिग्री में थोड़े होता है, ये तो किस में होता है, रेडियन में होता है। तो बच्चों ये रेडियन में है, और रेडियन की अगर आपको डिग्री बनानी है, जैसे देखो पाई/6 की डिग्री बनानी होती है तो आप क्या करते होते थे, 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हो, तभी तो आप कहते हो 30 डिग्री। तो ये रेडियन है ना, ये क्या है बच्चों, रेडियन है, और रेडियन की क्या बनानी है, डिग्री। तो क्या करोगे, 180/पाई से इसकी मल्टीप्लाई करोगे, और ये क्या आ गया आंसर बच्चों, रेडियन में आ गया, है ना। ये किस में आ गया अपना, सॉरी रेडियन नहीं, डिग्री में आ गया। रेडियन में तो पहले ही था ना, और अपने को किस में लेके आना है, डिग्री में, तो ये आंसर आ गया अपना डिग्री में। इसको काट दो, ये लो 2 पे काट दो 9, और ये कितना आएगा 50, तो 9/50 पाई, 9/50 पाई डिग्री इस क्वेश्चन का क्या है, अपना आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। कोट ए इंटू कोट बी आपको दे रखा है, और इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू दे रखी है, कोस साइन में चेंज कर लो। कोट क्या होता है, कोस बाय साइन, और कोट बी ये भी क्या होता है, कोस बाय साइन इक्वल टू 2। अब क्या करोगे बच्चों, सी एन डी लगा सकते हैं, बस देखो कोस ए कोस बी, नीचे क्या आ गया, साइन ए साइन बी,
और आपको जो आंसर चाहिए वो a प्लस बी a माइनस बी में चाहिए, तो पक्का हिंट मिल रहा है कि क्या लगाएंगे, CND रूल लगाएंगे। ठीक है, CND रूल आप बेसिक लेक्चर देख लो, सेकंड लेक्चर, उसके अंदर मैंने सारा बताया है डिटेल में। तो CND में क्या करते हैं, ऊपर वाला नंबर ऊपर भी लिख देते हैं और नीचे भी लिख देते हैं। ऊपर प्लस का साइन, नीचे माइनस, और नीचे वाला नंबर लिख दो, साइन ए साइन बी, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ए साइन बी, और ये क्या हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 - 1 यानी कि 3 हो गया ये तो। अच्छा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला कोस ए प्लस बी होता है ये, और ये आ गया अपना 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, कोस ए माइनस बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कोस ए प्लस बी, ये आ गया। अच्छा, इसको 3 को तो इधर ले आओ और कोस ए माइनस बी को उधर शिफ्ट कर दो, कोस ए माइनस बी उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, सीकेंट ए माइनस बी। तो अपने को यही चाहिए, कोस ए प्लस बी इंटू सीकेंट ए माइनस बी, तो आंसर कितना आ गया अपना बच्चों, 1/3 आ गया। आसान क्वेश्चन था CND का बस। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया देख लो, एवरी जीरो मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों जीरो मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई जरूरी थोड़ी है, ये मैट्रिक्स है मान लो, तो क्या ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बट ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, गलत। एक मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, नहीं बच्चों, मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, किसकी होती है, डिटरमिनेंट की होती है, तो ये भी क्या है, गलत। एक यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बिल्कुल होती है, देखो यूनिट मैट्रिक्स ऐसी होती है ना। यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू बच्चों क्या हो, जीरो हो। डायगोनल एलिमेंट तो कैसे भी हो, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होनी चाहिए, तो यस होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देखो काफी बच्चे मिस्टेक करके आए थे, इसमें क्या कहा गया आपसे, ये सीक्वेंस दे रखे बच्चों SN, ये SN सीक्वेंस का मतलब है कि n की जगह आप नेचुरल नंबर पुट करोगे ना, S1 S2 S3 S4, ये सीक्वेंस है। तो ये S1 का मतलब बच्चों एक टर्म का सम नहीं, ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, S1 का मतलब इसकी फर्स्ट टर्म है ना, ये इसकी सेकंड टर्म है, ये इसकी थर्ड टर्म है, ये इसकी फोर्थ टर्म है, मतलब ये S1 S2 S3 बच्चों टर्म का नाम है। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर लिखा हुआ है SN। और अपने को कंडीशन ये दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, S2 इंटू S11 SP इंटू S8, और P की वैल्यू बतानी है। बताओ S2 का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन से बचने के लिए T2 लिख दो, T2 T11 TP इंटू T8। बताओ बच्चों TN का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू R की पावर n-1 होता है ना, GP के अंदर, ये GP दे रखी है आपको। तो T2 क्या होता है, A इंटू R, ये A इंटू R की पावर 10, ये A इंटू R की पावर क्या होता है, P-1, और ये A इंटू R की पावर क्या होता है बच्चों, 7 होता है। अब A इंटू A इंटू A तो काट दो, यहाँ पे A की पावर होगी 11, और यहाँ पे बच्चों सॉरी R की पावर है ना, इधर बच्चों लेफ्ट साइड में R की पावर होगी 11, और इधर कितनी होगी P-1 और प्लस में 7, तो 11 इक्वल टू क्या आ गया, P-1 प्लस 7, तो 11 इक्वल टू P प्लस 6, और P कितना आ जाएगा फिर 11 माइनस 6 यानी कि 5, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स की पावर n में बच्चों आपको सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना है। बताओ सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम क्या होता है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, x की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 2 की पावर n। अगर इवन का निकालना है बच्चों तो आंसर क्या आ जाएगा, बताओ आधा आधा कर दो, इवन का निकालना है तो भी 2 से डिवाइड कर दो, ओड का निकालना है तब भी क्या कर दो, 2 से डिवाइड, क्योंकि हाफ हाफ होते हैं दोनों का सम। ठीक है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा ये। इस क्वेश्चन में बच्चों अपने को टर्म बतानी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे n कितना है 9, p कितना है, देखो सारे लेक्चर में बेसिक लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ आपको है ना, p 2 है और q कितना है 1। तो पहले r निकालते हैं, np माइनस m अपॉन p प्लस क्यू, और अपने को x की पावर m का जब कोफिशिएंट निकालना होता है तो यहाँ पे तो x की पावर 0 का निकालना है ना, m तो क्या हो गया बच्चों 0 ही हो गया, वैल्यू पुट कर दो बस, np माइनस m अपॉन p प्लस क्यू, 18/3 यानी कि 6। तो बच्चों कौन सी टर्म होगी कांस्टेंट टर्म, इससे एक नेक्स्ट सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म का फॉर्मूला बता दो आप क्या होता है, 9c6, और इसके कोफिशिएंट लेते हैं बस है ना 1, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है -1, इसकी पावर क्या हो जाएगी 9 माइनस 6 3, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 6, 9c6 को सोल्व कर लो, और ये भी 1 ये भी 1, तो कितना आंसर आ गया बताओ 84 आ गया क्या, आंसर क्या आ जाएगा अपना 84, 84 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, कितने तरीके से 4 बॉयज और 3 गर्ल्स को लाइन में बैठाया जा सकता है, और गर्ल्स और बॉयज अल्टरनेट बैठेंगे, अल्टरनेट बैठेंगे बच्चों, और बॉयज ज्यादा है गर्ल्स कम है, तो पहले कौन बैठेगा, बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, और फिर
बॉय, तो बॉय बच्चों इन 4 प्लेस पे बैठेंगे, 1 2 3 4, और गर्ल्स बच्चों इन 3 प्लेस पे बैठेगी 3 फैक्टोरियल में। तो आंसर कितना आ गया 24 इंटू 6 यानी कि 144 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है। आपको क्या बोला गया है, डिफरेंस ऑफ रूट्स बच्चों 1 दे रखा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला बच्चों याद है कि आपको, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, रूट डी अपॉन ए होता है ना। और ये क्या दे रखा है आपको, 1 दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, बस दोनों तरफ क्या कर दो, ये लो स्क्वायर कर दो। डी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये तो इक्वेशन क्या है, जनरली है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बस आंसर आ गया, बी स्क्वायर को एक तरफ रख लो और इस 4ac को उधर शिफ्ट कर दो, और a बच्चों कॉमन ले रखा है तो a इंटू क्या आ जाएगा 4c। तो देख लो a इंटू 4c इंटू ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आ गया। इस क्वेश्चन में कहता है बच्चों एक रूट इसका 1 है, तो 1 अगर बच्चों इस इक्वेशन का रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू किसकी है, x की। तो x की वैल्यू को क्या पुट कर दो यहाँ पे 1, तो x को 1 पुट करोगे तो यहाँ से क्या आ गया a माइनस बी, ये प्लस 1 उधर आके क्या हो जाएगा -1। तो a माइनस बी की वैल्यू पूछिए कितनी, आंसर आ गई बच्चों -1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है। ये इक्वेशन लिखना -q इंटू 1 प्लस एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। थोड़ा ठीक करके लिखो बच्चों, है ना, इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख दो। ठीक करने का मतलब पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर जिसमें एक्स हो और फिर जिसमें एक्स और वाई में से कुछ भी ना हो, यानी कि ऐसी कॉन्स्टेंट टर्म। अब बताओ इसके रूट बच्चों अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स निकाल दो एक बार, तो क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दो, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस टाइम्स ऑफ पी प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब अपने को निकालना क्या है, ये निकालना है। आंसर लिख दो 1 प्लस एल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, मल्टीप्लाई कर लो। 1 से करोगे तो सेम, अल्फा से करोगे तो अल्फा प्लस में अल्फा बीटा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है ऊपर से देखो क्यू, अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों माइनस पी माइनस आर, तो क्या आ गया 1 प्लस क्यू माइनस पी माइनस आर। तो और क्या हमने मिस्टेक कर दी देखना, माइनस के क्यू माइनस क्यू एक्स, ये कितना था अपना पी इंटू आर, ये पी नहीं है ना, सॉरी सॉरी यार पी नहीं है, ये क्या है क्यू है, पी तो है ही नहीं ना क्वेश्चन में कहीं पे भी। ये पी की जगह क्या लिख दो, बस यहाँ पे क्यू लिख दो, पी की जगह बच्चों क्यू लिख दो, तो आंसर आ गया अपना। ये क्या है अपना, पी की जगह क्या है ये क्यू, तो इन दोनों को ऐड करोगे, ये माइनस है ना, माइनस क्यू माइनस आर, ठीक है, ये क्या है माइनस क्यू, तो 1 प्लस क्यू माइनस आर, क्यू से क्यू कट गया, 1 माइनस आर इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर आ जाएगा। ये 3 नंबर बच्चों आपको एचपी में दे रखे हैं, 1/4 1/x और 1/10। अगर ये 3 नंबर एचपी में है तो फिर बताओ इनका रेसिप्रोकल 4x और 10 किस में होगा, एपी में। और 3 नंबर एपी में होते हैं तो बच्चों बीच वाले नंबर का डबल और बाकी दोनों नंबर का सम क्या होता है, इक्वल होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 7 आ गई, x निकालना था आपको। ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल अपनी फंक्शनल इक्वेशन जो हम क्लास में करते हैं उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, कि अगर प्रोडक्ट बच्चों प्रोडक्ट में ही चेंज हो रही है, प्रोडक्ट में ही चेंज हो रही है, इसका मतलब फंक्शन किस टाइप का होता है बताओ, फंक्शन होता है x की पावर k टाइप का या x की पावर n टाइप का, है ना। फंक्शन कैसे टाइप का होता है बच्चों, x की पावर n टाइप का, n कह लो या k कह लो, इस तरह से अपने को ft निकालना है, ft तो x की जगह बस t लिख दो, क्या बात होगी, ये लो t की पावर n, बच्चों t की पावर n कह लो, t की पावर k कह लो, उससे कोई फर्क थोड़े पड़ता है। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना t की पावर k आ जाएगा। इसमें अपने को a प्लस आइटा b की वैल्यू दे रखी है और a निकालना है। a का मतलब क्या है बच्चों, इसका रियल पार्ट, यानी कि इसको रेशनलाइज कर दो और उसका क्या कर दो, रियल पार्ट की वैल्यू निकाल दो बस। तो रेशनलाइज करना 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 1 प्लस में 2 आइटा, ऊपर क्या होगा बताओ, 1 से करोगे तो 4 प्लस 2 आइटा, और 2 आइटा से करोगे तो कितना आएगा 8 आइटा प्लस में 4 आइटा स्क्वायर, और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा 1 प्लस में 4, ऊपर आ गया 4 माइनस के 4 प्लस 10 आइटा अपॉन 5, तो ये तो आई थिंक 10 आइटा अपॉन 5 2 आइटा आ गया, यानी कि इसमें तो रियल पार्ट है ही नहीं बच्चों, ये तो पूरा का पूरा नंबर क्या है, इमेजिनरी है ना। तो ए की वैल्यू पूछी गई है तो कितनी आ गई 0, और बी की वैल्यू पूछी जाती इमेजिनरी पार्ट तो कितना आता बच्चों आंसर 2, बट हमसे तो ए पूछा गया है तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, z इक्वल टू जेड बार है बच्चों, तो z को क्या मान लो x प्लस आइटा वाई मान लो, तो z बार क्या होता है फिर x माइनस आइटा वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग z इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ z बार है, तो z की वैल्यू पुट करो माइनस z बार की वैल्यू पुट करो, तो ये क्या आ गया माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, दोनों तरफ से आइटा वाई कट गया, x इक्वल टू माइनस एक्स, तो यानी कि 2x इक्वल टू 0, x कितना आ गया 0,
x अगर 0 है तो बच्चों x क्या होता है, इसका रियल पार्ट होता है ना, तो z का जो रियल पार्ट है वो क्या है बच्चों, 0 है। रियल पार्ट ऑफ z 0, द रियल पार्ट ऑफ z इज 0। कितना आसान क्वेश्चन है देख लो आप। इस क्वेश्चन में तो बच्चों ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ए और बी सेट में m एलिमेंट्स कॉमन है तो a क्रॉस b और b क्रॉस a में कितने एलिमेंट कॉमन होते हैं बच्चों, m का स्क्वायर। तो इसमें n एलिमेंट कॉमन है तो इनके इनमें और इनमें कितने होंगे बच्चों, n स्क्वायर होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये तो। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। ए और बी दो सेट है तो ए का इंटरसेक्शन करो ए यूनियन बी से। बच्चों यूनियन के अंदर तो ए पूरा का पूरा आ जाता है ना, तो फिर इसकी इंटरसेक्शन ए से लोगे तो आंसर क्या आएगा, ए ही तो आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो डायग्राम बना लो। ए यूनियन बी क्या होता है बताओ, ए बी, ए और बी का यूनियन ये पूरा सेट होता है, और इसका इंटरसेक्शन लेना है बच्चों किसके साथ, आपने ए के साथ। तो बताओ इस ब्लू और रेड वाले पोर्शन में कॉमन कौन है, ये रेड वाला पोर्शन कॉमन है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, ए आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। भाई दो प्लेन दे रखे बच्चों, इसकी नॉर्मल निकाल लो, नॉर्मल वेक्टर 1 1 1, और दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकाल लो, कितना होता है 2 -2 और 2। अब इन दोनों के बीच का क्या निकाल लो, एंगल निकाल लो, कोस थीटा क्या होता है, वही इन दोनों के बीच का एंगल, n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड करना। 2 -2 +2, नीचे बच्चों मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड √3, दूसरे का 4 यानी कि √12, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया बच्चों √36 यानी कि 2/6 1/3। आपको क्या निकालना है, इसका कोसाइन ही तो निकालना था, कोसाइन मतलब उसका कोस थीटा, तो आंसर कितना आ गया अपना 1/3 आ गया। ये बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है और आपको बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है। देखो एक बच्चा तो बच्चों बी इनवर्स निकालेगा अलग से, ए इनवर्स अलग से निकालेगा, नहीं आप रिवर्स, जो अपना रिवर्सल लो होता है उसमें ये क्या होता है, ए बी का इनवर्स तो होता है, ए बी का इनवर्स ये होता है ना, तो पहले आप ए बी निकाल लो और फिर ए बी का क्या निकाल लो, इनवर्स। ए बी का डिटरमिनेंट बताओ कितना आएगा, -1। एडजॉइंट बता दो, किसी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते बताओ बच्चों, इन डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो और बाकी दोनों की क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। तो अब बताओ ए बी का इनवर्स क्या होगा, डिटरमिनेंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिटरमिनेंट कितना है -1, तो बस अंदर वाली सारी साइन चेंज कर दो, तो -1 3 1 -2, क्वेश्चन का क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। 68th क्वेश्चन में कौन सा फंक्शन बच्चों डिफरेंशिएबल है सारी वैल्यू के लिए, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये तो नहीं है, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है ना बच्चों, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सारी की सारी रियल वैल्यू के ऊपर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना, सारी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं है क्योंकि ये तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 पे तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, ना ये 0 पे फंक्शन एग्जिस्ट करता। ये क्या है बच्चों, x बाय मोड x, सॉरी ये जो सेकंड फंक्शन है ना, सेकंड फंक्शन बच्चों 0 पे डिफरेंशिएबल है, क्यों है देखो मैंने एक रूल बता रखा है ना, कि मान लो मोड x फंक्शन ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। लेकिन मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि अगर बच्चों ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएट नहीं होता और आप इसको किसी ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो जो इस पॉइंट पे खुद 0 बनता है, तो फिर ये फंक्शन क्या हो जाता है बच्चों, डिफरेंशिएबल हो जाता है, समझ गए ना, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, तो ये डिफरेंशिएबल है, इट इज डिफरेंशिएबल। पहला क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है मैं बता देता हूँ, ऑप्शन तो इसका बी आ गया। पहला जो फंक्शन है ना बच्चों एफ एक्स, एक्स बाई मोड एक्स, ये तो कंटिन्यूस नहीं है, इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, एट एक्स इज इक्वल टू 0 लिमिट ही बच्चों एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना, लिमिट एक्स गोज टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, और कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन तो बच्चों वो डिफरेंशिएबल कभी हो ही नहीं सकता। तो डिफरेंशिएबल कौन सा फंक्शन है अपना, ये बी ऑप्शन वाला डिफरेंशिएबल है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चों। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है, तो बच्चों आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की पढ़ी है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। देखो लीनियर कब होती है, एक तो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए बच्चों, 1 होनी चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए 1। दूसरी, अगर कोई डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है बच्चों बताओ, वाई होता है ना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई, एंड डी वाई बाई डी एक्स वगैरह, डी वाई बाई डी एक्स कह लो या सेकंड डेरिवेटिव कह लो, इन दोनों की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, इनकी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर प्रोडक्ट में आ गई ये दोनों टर्म, y और डी वाई बाई डी एक्स की टर्म बच्चों प्रोडक्ट में आ गई तो वो लीनियर नहीं होती, ठीक है। तो अब देखो ये लीनियर है क्या बच्चों, इसकी डिग्री तो 1 ही है ना, ऑर्डर 2 हो सकता है बट डिग्री 1 होनी चाहिए, डिग्री तो 1 है ही, तो यानी कि ये तो लीनियर है।
सेकंड देखना बच्चों, ये लीनियर है क्या? आप 12th क्लास में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, तो मैं इसको अगर x से डिवाइड कर दूं तो बताना क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है? ये तो बिल्कुल सेम वही बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, है ना? तो ये भी है। और कौन सी नहीं है पूछा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये देखना बच्चों, ये लीनियर मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि जब इसका मैं स्क्वायर खोलूंगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जब बच्चों मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो पता है क्या होगा कि dy बाई डी एक्स, और बच्चों dy बाई डी एक्स और डिपेंडेंट वेरिएबल y इनकी प्रोडक्ट आ गई, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों क्या है, लीनियर नहीं है। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर फोर्थ और बता दो, ये लीनियर क्यों है? आप कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लो, बताओ कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना y में, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई किसमें, y में। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे बच्चों y है और यहाँ पे y है, इनको छोड़ के बाकी कहीं y नजर आ रहा है? नहीं है ना, ना इसमें ना इसमें, तो ये बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y में। तो कौन सी नहीं है, सिर्फ सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहता है, what is the sum of the squares of the direction cosine of the line segment joining this and this? ये कहता है इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगी उसके डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम। बच्चों इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन अगर मान लो कुछ भी आएंगे, एलएमएन आएंगे, ठीक है, तो उनके स्क्वायर का सम पूछा है। और ये तो बच्चों प्रॉपर्टी होती है ना, इसका आंसर तो हमेशा क्या होता है, वन होता है। तो फिर लाइन चाहे कोई भी हो, हमेशा आंसर क्या आएगा, वन ही आएगा। आपको बच्चों स्फेयर का क्या बताना है, डायमीटर बताना है। पहले तो क्या निकालो, इसका सेंटर, सेंटर निकाल लो। ये -4 है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 4 का हाफ 2 है ना, 6 का हाफ 3 माइनस हो जाएगा, 8 का हाफ 4 और माइनस हो जाएगा। ये तो सेंटर आ गया। रेडियस बोलो, इन तीनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके ऐड कर दो, और इसमें से कांस्टेंट टर्म को माइनस कर दो। -7 है तो ये क्या हो जाएगी, +7। तो कितना आ गया बच्चों, ये बताओ, 13, 29, 36, यानी कि 6 आ गई। ये तो रेडियस आई है, बट अपने से क्या पूछी गई है बच्चों, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आसान है। स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है बताओ, dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट बच्चों किसी भी कर्व का क्या होता है, dy बाई डी एक्स। अब जो कर्व है ना वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखी है अपने को, x की वैल्यू अलग दे रखी है, y की वैल्यू अलग दे रखी है। तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी बोलो, इसका t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 4t-2। नीचे बच्चों इसका करो 2t प्लस 3, 2t प्लस में 3 आ गया आंसर। t की वैल्यू कितनी रख दो, 2 पुट कर दो, t की वैल्यू 2। तो t को 2 पुट करोगे तो 8-2 और 4+3 यानी कि 6/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, कहता है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, e की पावर x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यस बिल्कुल है, क्योंकि e की पावर x का बच्चों आप डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा। और e की पावर x तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये फंक्शन कैसा है बताओ, इंक्रीजिंग है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है हमेशा। इस क्वेश्चन में आपको dy बाई डी एक्स निकालना है बच्चों, सेम वही पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे बताओ, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी इसका डिफरेंशिएशन करना, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, -sin t। और x का डिफरेंशिएशन करना क्या आ जाएगा, cos t। माइनस साइन बाई कोस क्या होता है, 10। तो -10t इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। अच्छा अब आप ध्यान से देखो बच्चों, 10t तो ऑप्शन में है ही नहीं ना, माइनस साइन टी है, साइन टी को क्या लिख दो, x। कोस टी को क्या लिख दो, y। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, -x/y। 75th क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको इंटीग्रल करना है इसका। क्या लिखा हुआ है, x² + 1 की पावर 5/2 और इनटू क्या है, x है। आप ध्यान से देखो, ये अगर फंक्शन है बच्चों, ये अगर फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है ना। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड। अब बताओ, ये अगर फंक्शन है तो ये क्या है, इसका डेरिवेटिव। तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ साथ में हो तो बच्चों आप क्या करते हो, फंक्शन की जितनी भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो, और वही सेम पावर क्या लिख दो, नीचे लिख दो। बोलो क्या आ गया, ये 2 से 2 कट गया, तो 1/7 इंटू x² + 1 की पावर 7/2 प्लस में c। इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक फंक्शन आपको दे रखा है f(x), इसमें ये कहता है कि इस इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट c एग्जिस्ट करता है जिससे कि f' क्या हो जाएगा, 0। तो वो c की वैल्यू बताओ। मतलब सिंपल सी बात है, आप f' निकाल लो, 2x - 6 हो जाएगा। f' क्या हो जाएगा बच्चों, x की जगह c पुट कर दो।
और इसकी वैल्यू को क्या पुट कर दो आप 0, और यहाँ से c आ जाएगा। c कितना आ जाएगा बच्चों 3, और वो 2 और 4 के बीच, 2 और 4 इंटरवल के अंदर लाई करता है ना 3, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आसान है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, x की वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट की वैल्यू को सोल्व करके 2 रख दो और आंसर आ जाएगा आपका 8। इस क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, इस प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा। देखो ये जो मैट्रिक्स है ये कितने बाई कितने के बताओ, इसमें रो कितनी है बच्चों 1, और कॉलम कितने हैं 3। ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, और ये बच्चों रो है 3 और कॉलम है 1। तो कैसे निकालते हो ऑर्डर बताओ आप मेरे को। पहले इन दोनों में क्या होगा, ये 3 और 3 सेम है, तो पहली दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा मल्टीप्लीकेशन का बच्चों वो 1 क्रॉस 3 हो जाएगा, और ये 3 क्रॉस 1 की है, तो फिर इसकी जो प्रोडक्ट आएगी बच्चों वो क्या आएगी 1 क्रॉस 1 की। तो जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी इन तीनों की प्रोडक्ट करके बच्चों वो मैट्रिक्स क्या आएगी 1 क्रॉस 1 की आएगी। ये देखो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। -π/2 से π/2 में इसका एरिया निकालना है। एक तो ये बताओ ये इवन फंक्शन है ना, क्योंकि बच्चों मोड लगा हुआ है, तो फंक्शन कैसा है ये इवन है पूरे मोड के साथ। तो इवन फंक्शन है तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और लोअर लिमिट को क्या बना दो 0, मोड साइन एक्स। अब 0 से π/2 के अंदर तो बच्चों साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो फिर मोड तो हटा ही दो, मोड का तो कोई काम ही नहीं ना। ये लो मैंने आंसर निकाल दिया। आप क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों माइनस कोस एक्स, और लिमिट पुट कर दो 0 से लेके π/2, तो -2 कोस π/2 0, कोस 0 1। तो आंसर कितना आ गया इसका 2 इस क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। 80th क्वेश्चन में देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू एफ वाई, है ना, यानी x किसका फंक्शन है y का फंक्शन है, और y एक्सिस, और लाइन क्या है बच्चों y इक्वल टू a y इक्वल टू b। यानी अपने को क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखो, लिमिट किसकी दे रखी है y की दे रखी है ना, तो इंटीग्रेशन हम देखो x की रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं y की रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। अगर लिमिट बच्चों y की है, अगर लिमिट y की है तो आप क्या करते थे, देखो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है a से b, तो इंटीग्रेशन भी किसकी रिस्पेक्ट में निकालोगे y की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या लिखोगे फिर x dy, क्या लिखते थे याद करो, x dy लिखते थे ना, x dy। x का मतलब क्या भाई, x तो y का कोई फंक्शन है ना। जैसे आप y dx लिखते थे तो लिमिट x की लिखते थे ना, x1 से x2। तो y क्या था, y कोई फंक्शन होता था जो क्वेश्चन में गिवन होता था अपने को, तो x dy। इसका मतलब ये मत कहना आप कि सर x का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कैसे करें बच्चों, x dy का मतलब x एक फंक्शन है y का। जैसे y dx लिखते थे तो जो y की वैल्यू गिवन होती थी हम वो पुट करते थे ना यहाँ पे, तो x dy, और x किसका फंक्शन है, एक y का। तो फिर आप मेरे को बताओ कौन सा इसका ऑप्शन होगा। ये नहीं हो सकता y dx की रिस्पेक्ट में तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो x dy इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आसान है। आपको y दे रखा है, dy/dx निकालना है ना, u/v रूल लगा दो आपका आंसर आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहता है, आपको एक बात बस पता होनी चाहिए कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो मैं किसी कर्व का, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट कह लो या dy/dx कह लो, बात एक ही होती है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं कर्व का। अच्छा उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो कोई लाइन बच्चों y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका जो स्लोप होता है वो नॉट डिफाइंड होगा, यानी इन्फिनिटी। और अगर x एक्सिस के जो पैरेलल होगी तो इसका स्लोप क्या होता है 0 होता है। अब आप ध्यान से देखो, पहली स्टेटमेंट को पढ़ना, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट है, देखो कौन सा है। द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का मतलब dy/dx, ये किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा जब बच्चों एक टेंजेंट जो है ना वो क्या होगी, पैरेलल होगी y एक्सिस के। बच्चों अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगी तो जो dy/dx आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्योंकि dy/dx क्या होता है बताओ, स्लोप होता है। dy/dx स्लोप होता है, और जो भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप तो डिफाइन होता ही नहीं, तो फिर dy/dx भी डिफाइन नहीं होगा। लेकिन ये कहता है कि वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये तो गलत होगी बात, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि वही dy/dx वो एग्जिस्ट करेगा कब, इज वन टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, देयर इज वन टेंजेंट टू दिस कर्व एट दैट पॉइंट द टेंजेंट मस्ट बी पैरेलल टू x एक्सिस। कहने का मतलब बच्चों टेंजेंट को x एक्सिस के पैरेलल होना पड़ेगा तभी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ये बात किसने कह दी, इसका मतलब तो ये कह रहा है कि टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए 0, स्लोप क्या होना चाहिए 0। तो क्या डेरिवेटिव का 0 होना हमेशा जरूरी है बच्चों, नहीं, डेरिवेटिव कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, गलत होगी। ये कहता है मस्ट बी, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होने ही चाहिए तभी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा जब सिर्फ एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं इस कर्व के ऊपर उस पॉइंट पे जो y एक्सिस के पैरेलल ना हो। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि टेंजेंट अगर y एक्सिस के बच्चों पैरेलल नहीं होगी तो जो dy/dx होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा।
फाइनाइट होगा मतलब कि क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। और सिर्फ बच्चों एक ही टेंजेंट ऐसी होनी चाहिए। कहने का मतलब बच्चों किसी भी पॉइंट के ऊपर आप किसी कर्व का डेरिवेटिव निकालते हो, आप ये बताओ उसकी दो वैल्यू आ सकती है। जैसे मैं आपको कहूँ कि वाई कर्व है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस में 3x-9, और फाइंड आउट करो आप dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक बात बताओ, क्या कोई बच्चा इस क्वेश्चन के दो आंसर निकाल सकता है? एक ही आंसर आएगा ना इसका। तो यानी कि सिर्फ एक ही टेंजेंट बच्चों ऐसी होनी चाहिए जो y एक्सिस के पैरेलल ना हो। कहने का मतलब बच्चों डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। किसी फंक्शन का एक पॉइंट के ऊपर यूनिक डेरिवेटिव होगा। क्योंकि एक बात बताओ, एक कर्व के ऊपर बच्चों आप एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? एक ही तो कर सकते हो ना। एक पॉइंट पे बच्चों हमेशा कितनी टेंजेंट होती है? सिर्फ एक। अगर आप कहोगे नहीं सर हम तो दूसरी करेंगे, तो उसके लिए फिर दूसरा पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। एक पॉइंट पे टेंजेंट कितनी होती है? सिर्फ बच्चों एक ही होती है। तो ये ऑप्शन क्या है अपना करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। आपको ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ln x ln ln 10 दे रखा है बच्चों। ln 10 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन 1 तो नहीं होती ना। अगर log 10 टू द बेस 10 होता ना बच्चों, तो ये तो 1 होता है। लेकिन log 10 टू द बेस e ये 1 थोड़े होता है ना, ये तो 1 नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ आप मेरे को। log 10 तो बाहर निकाल दो और 1 dx, तो ln 10 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x प्लस में c। लेकिन ये कहता है x प्लस c, तो गलत है। अब इसका इंटीग्रेशन कहता है ये होता है, नहीं बच्चों। 10 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ। 10 की पावर x, a की पावर x का क्या होता है, डिवाइड बाय log a होता है ना। डिवाइड बाय log a प्लस c। और यहाँ पे ln 10 है, ये तो ln 10 1 नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों, गलत है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 84th क्वेश्चन में क्या कहता है, कितनी टेंजेंट बच्चों एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट अगर आपको निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, डेरिवेटिव को जीरो पुट करो। क्योंकि जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप क्या होता है, जीरो। और स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो बस डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट करके देख लो एक्स की कितनी वैल्यू आएगी। एक्स की कितनी वैल्यू आई, सिर्फ एक। तो यानी कि एक ही टेंजेंट ऐसी होगी जो वाई एक्स एक्सिस की क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको लिमिट निकालनी है, एक्स गोज टू जीरो और एक्स स्क्र इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स। बच्चों देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। एक्स को जीरो पुट करोगे तो जीरो आ गया, और यहाँ पे एक्स को जीरो पुट करोगे तो 1 बाय जीरो आ गया। अब 1 बाय जीरो तो इनफाइनाइट होता है ना बच्चों। लेकिन कई बच्चे इसका आंसर है ना इनफाइनाइट दे देते हैं। लेकिन बच्चों साइन के अंदर एंगल कितना भी बड़ा हो, उसका जो आंसर आएगा वो तो -1 से 1 तक ही आ सकता है। बट होगा क्या ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन उसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो इंटू इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, ये जो है वो बिलोंग करेगा -1 से लेके 1 तक। और उस नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। भाई जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो तो वो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बच्चों। जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, लोपिटल रूल लगा के लिमिट निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ बात ही नहीं है इसमें। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बच्चों। सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो पहले प्लस वाई बाय एक्स को उधर शिफ्ट कर दो, और अब वेरिएबल सेपरेट कर दो। वाई डी वाई के नीचे वाई ले आओ, और डी एक्स के नीचे एक्स है ही। अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। क्या हो जाएगा बताओ, लोग वाई इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, माइनस लोग एक्स और प्लस लोग सी कर दे। इस लोग एक्स को इधर ले आओ है ना, तो क्या आ जाएगा, ये लोग वाई प्लस लोग एक्स इक्वल टू लोग सी। तो ये लोग एम प्लस लोग एन को लोग एम एन लिख दे इक्वल टू लोग सी। लोग से लोग हटा दो, यानी कि इसके नंबर भी क्या होंगे, सेम होंगे। एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, सी। तो एक्स वाई इक्वल टू सी, ऑप्शन नंबर ए आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डिग्री बतानी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो पहले दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करो, डी वाई बाई डी एक्स से। डी वाई बाई डी एक्स से बच्चों हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, 1। तो डिग्री कितनी है बताओ, इस क्वेश्चन में 2 है ना। डी वाई बाई डी एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 2। 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। आपको दिख रहा है ये tan इनवर्स एक्स है, और ये उसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो आप इसको ऐसे लिख लो, tan इनवर्स एक्स और इनटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब तो बताओ ये वही थ्योरम नहीं बन गई। ये क्या है बच्चों, फंक्शन है, और ये उसका एज इट इज क्या रखा हुआ है, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव। तो फंक्शन इनटू डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन क्या होता है फिर, फंक्शन की पावर में एक बढ़ा के और वही पावर नीचे लिख दो, और लिमिट पुट कर दो बच्चों जीरो से लेके क्या, 1। तो 1/2 तो बाहर कर दो, क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1 का स्क्वायर। और जीरो तो जीरो ही होता है, tan इनवर्स जीरो तो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई/4, पाई/4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, पाई² 16। तो फाइनल आंसर कितना आएगा अपना, पाई²/32 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, आपको रेट ऑफ चेंज निकालनी है इस कर्व की
एक्स स्क्वायर की रिस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज क्या होता है बच्चों, डेरिवेटिव तो होता है। तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में निकालना हो तो क्या होता है बताओ, आंसर बता दो फटाफट। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर, और जिसकी रिस्पेक्ट में निकालना है उसका डेरिवेटिव नीचे। किसकी रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स स्क्वायर की रिस्पेक्ट में। तो बस निकाल दो। रूट का क्या होता है बच्चों, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 16 और एक्स स्क्वायर का 2x, और नीचे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, 2x होता है। तो ये 2x से 2x तो कैंसिल, क्या आ गया 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब x को कितना पुट करना है लास्ट में बच्चों, 3। x को क्या पुट कर दो, 3। तो देखो 1/2 और ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 16, तो 1/10 आ गया। आई थिंक 1/10 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें ए बी सी 3 वेक्टर दे रखे हैं। एक यूनिट वेक्टर निकालना है बच्चों जो इसके पैरेलल हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। डायरेक्शन अपोजिट का मतलब क्या होगा कि जो ये वेक्टर निकल के आएगा ना बच्चों, इसमें आई जे के जो साइन होंगे बच्चों, हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे। आई जे के जो भी कंपोनेंट होंगे उनका साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है बच्चों, क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी निकालो। पहले तो ए प्लस बी माइनस सी कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 2 + 1 - 5 और 1 - 1 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा -1, और ये ऐड करना है तो ये तो सेम आएंगे दोनों। और ये क्या आएगा बच्चों, ये क्या है, 0 है ना। एक मिनट मैं तीसरे वाला पॉइंट ठीक करके लिख देता हूँ। इन दोनों को ऐड करोगे ना, इसको और इसको तो ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा -1 + 0 -1। तो ये आ गया बच्चों कितना, -2, और ये आ गया 1, और ये आ गया अपना -2। ठीक है, लेकिन ये तो बच्चों a + b - c है ना, तो पहले तो इसकी क्या निकालो, लेंथ निकालो, क्योंकि अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए। अपने को चाहिए यूनिट वेक्टर, तो कितना आएगा 4 + 1 + 4, यानी कि लेंथ आ गई 3। तो फिर a + b - c की डायरेक्शन में जो कैप यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा बच्चों, 3 से डिवाइड कर दो इसको, -2/3, 1/3 और -2/3। ये तो आंसर आ गया बच्चों जो इसकी डायरेक्शन में है, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो ये नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और माइनस का प्लस। तो कितना आंसर आ गया बताओ, 2 - 1 2 डिवाइड बाय 3। देख लो कहाँ पे है, 2 - 1 2, 2 - 1 2, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया ना। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो बताओ कौन सी कंडीशन ट्रू है। अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर कौन सी कंडीशन ट्रू है, आपको ये देखना है बच्चों। ये दिख रहा है बिल्कुल, ए प्लस बी और ए डॉट बी आप निकालोगे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी का आंसर निकालना। दो वेक्टर को अगर परपेंडिकुलर चेक करना होता है तो उनकी क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चों अगर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर इनका डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। और किन दो वेक्टर की डॉट 0 आ गई तो वो दो वेक्टर आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ये एफ दे रखा है। जो मॉडुलस फंक्शन होता है बच्चों वो कंटिन्यूस तो हमेशा होता है, और डिफरेंशिएबल 0 पे डिफरेंशिएबल बिल्कुल। ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता बताओ, इसके ऊपर, यानी कि x = 3 के ऊपर पूछता ना, तो आप कहते हैं ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन इसके अलावा सभी पॉइंट पे बच्चों क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो यानी कि 0 पे भी है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों, दोनों की दोनों करेक्ट होगी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 4 डाइस अपने उछाले हैं बच्चों। वैसे तो एनडीए के अंदर 4 डाइस का क्वेश्चन नहीं आता, जेई में तो आता है, एनडीए में नहीं आता। लेकिन अगर 4 डाइस का क्वेश्चन एग्जामिनर देगा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। देखो क्या लिख रखा है, 4 डाइस को बच्चों आपने उछाला, तो एक बात बताओ, उन चारों नंबर का जो सम आएगा, भाई इस पे भी मान लो 6 आ गया, इस पे भी 6 आ गया, इस पे भी 6 आ गया, और इस पे भी 6 आ गया, तो जो मैक्सिमम सम आ सकता है बच्चों चारों नंबर का, वो कितना आ सकता है, 24 ही आ सकता है ना। 24 से ज्यादा थोड़े आ सकता है। आपसे पूछा गया कि सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज 25। सम 25 है बच्चों, 25 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, पी क्यू आर बच्चों 3 पॉइंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओ ओरिजिन है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पी क्यू आर जो है ना वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है, या ये कोलिनियर है। देखो चेक करो बच्चों, पी ओ प्लस ओ क्यू इक्वल टू क्यू ओ प्लस ओ आर। तो एक बात तो यहाँ से ये स्पष्ट होती है कि पी ओ ओ बीच वाला ओ हटा दो, पी क्यू वैक्टर इक्वल है क्यू आर वैक्टर के। अब एक बच्चे ने ये कहा कि सर पी क्यू वैक्टर अगर क्यू आर वैक्टर के इक्वल है, तो देखना ऐसे पी क्यू आर, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, इक्वल है। अगर वेक्टर बच्चों इक्वल होते हैं तो क्या ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हो सकते हैं बच्चों, नहीं हो सकते। क्यों, वेक्टर इक्वल होने का मतलब दोनों की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पे कहाँ डायरेक्शन सेम है, इसकी तो यहाँ है, इसकी ये डायरेक्शन है ना। तो ट्रायंगल तो बच्चों ये बन ही नहीं सकती, ट्रायंगल तो ये बन ही नहीं सकती। तो कोलिनियर फिर कैसे चेक करेंगे, देखो ऐसे भी तो हो सकता है ना।
ये 3 पॉइंट ऐसे हो, मान लो पी क्यू और आर, पी क्यू और क्यू आर वेक्टर, मतलब ये यहाँ से लेके ये वाला वेक्टर, और बच्चों ये क्यू से लेके आर वाला वेक्टर, ये दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं ना, क्योंकि देखो डायरेक्शन भी दोनों की क्या हो जाएगी, सेम, और हो सकता है बच्चों मैग्नीट्यूड भी दोनों का क्या हो, सेम। तो फिर ये 3 पॉइंट कैसे होंगे बच्चों, पक्का कोलिनियर होंगे, ठीक है, ये कंडीशन है। अब मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूँ कि कैसे कोलिनियर होते हैं। मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ कि कोलिनियर है तो बच्चों कोई ना कोई एक पॉइंट तो इस पूरी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, या उसको किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, कुछ ऐसा मान लेते हैं हम। तो देखो ध्यान से, पी ओ प्लस ओ क्यू, इसको ओ क्यू को इकट्ठा कर लो, इनको दोनों को इकट्ठा कर लो, ओ आर को इधर ले आओ, और ये क्यू ओ और ये माइनस ओ क्यू हो जाएगा। ये बच्चों पी ओ प्लस में ओ आर को मैं आर ओ लिख दूं, माइनस की जगह प्लस कर दूं, ओ आर कर दूं, है ना। ऐसे ही इसको क्यू ओ और प्लस में क्या कर देता हूँ, क्यू ओ। तो ये कितना आ गया, उल्टा कर दो इसको सारे को, ये क्या होगा, डबल ऑफ क्यू ओ वेक्टर। ओपी कर दो इसको, ओपी प्लस ओ आर कर सकते हैं ना, माइनस कॉमन लेके, और माइनस इसमें से कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा फिर, ओपी प्लस ओ आर इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ओ क्यू वेक्टर। अच्छा माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया ना, ये कट जाएगा। देखो मैं ऐसे कह रहा हूँ आपको, मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, ये क्या हो गया आपका क्यू वेक्टर हो गया ना, ट्वाइस ऑफ क्यू वेक्टर हो गया। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ओपी प्लस ओ आर और 2, और इसको भी ओ क्यू कर दो, यानी कि माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप बताओ मेरे को, ये जो ओ क्यू वैक्टर है वो किसके इक्वल आ गया बच्चों, ओ पी प्लस ओ आर बाई 2 आ गया ना। तो ये क्यू वैक्टर यानी कि क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों, वो क्या है, मिड पॉइंट है ना इसका पी और आर का। तो इसका मतलब क्यू क्या हो गया, यहाँ से आप क्या कह सकते हो बताओ, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। अगर क्यू बच्चों मिड पॉइंट है पी आर का, इसका मतलब पी क्यू आर जो 3 पॉइंट है वो कैसे है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर पॉइंट बच्चों इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ गया। 96 क्वेश्चन देखो बिल्कुल ही आसान है, आपको वैल्यू निकालनी है लोग की, तो क्या करो 2 और इसको लिख दो log 2 बाई log 8 बेस चेंजिंग फॉर्मूले का यूज करके, और इसको क्या लिख दो log 9 बाई log 3, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। log 2 और नीचे वाले 8 को क्या लिख दो, 3 log 2 लिख दो, 2 की पावर 3 और पावर आगे ले आओ, ठीक है, ताकि log 2 से log 2 कट जाए, और इसको पावर आगे ले आओ 3 की पावर 2 लिख के, और log 3। अब क्या हो गया देखो, log 3 से log 3 कट गया, log 2 से log 2 कट गया, तो क्या आ गया ये 2/3, और इधर भी कितना है बच्चों 2/3, तो 2/3 में से 2/3 गया, आंसर क्या आ गया 0। ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आसान है, इसमें 3 वेक्टर कोप्लेनर दे रखे हैं, तो इनकी बॉक्स प्रोडक्ट को बच्चों 0 रख के m की वैल्यू निकाल दो, और कुछ करना ही नहीं इसमें। तो ये देखो, ये लैग्रांज आइडेंटिटी आपको सबको पता है ना, कि क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। तो इसको तो आप क्या मान लो, एक बार x मान लो, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 12, तो ये 12 का स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड 10 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4, यानी कि 400 हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 400 माइनस में 144, यानी कि 256। तो एक्स कितना आ जाएगा बताओ 16, तो एक्स ही तो माना था हमने इसको, तो 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहता है, अगर ये दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर है, तो लोकस बताना है इस पॉइंट का, मतलब कि एक्स और वाई में क्या बताना है अपने को, एक रिलेशन बताना है। तो देख लेते हैं, ऑर्थोगोनल है तो पुट कर दो आप इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को बच्चों क्या 0, डॉट को 0 करो तो 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो ये तो किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की होती है ना। ये इसका लोकस क्या हो जाएगा बच्चों, सर्कल हो जाएगा। 100th क्वेश्चन देख लो, आपको ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों, जिससे कि उसका स्क्वायर आई के इक्वल है। तो यानी कि ए इंटू ए किसके इक्वल हो गया बच्चों, आई के। तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए का इन्वर्स बताओ बच्चों, ए का इन्वर्स ए ही होगा, क्योंकि जैसे मान लो अगर ए बी की मल्टीप्लाई आई आती है, तो हम क्या कहते हैं, बी जो है ना वो ए का इन्वर्स है, और ए जो है वो बी का इन्वर्स है। तो यहाँ पे ए की मल्टीप्लाई ए से करने पे आई आई, तो ये वाला ए जो है वो इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। या आप ऐसे कर लो, अगर समझ नहीं आता तो दोनों तरफ बच्चों ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ ए इन्वर्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा तो कर ही सकते हैं। ए इनवर्स इंटू ए क्या हो गया आई, और आई की मल्टीप्लाई तो किसी से करो तो क्या रहता है ए इनवर्स, तो आई इंटू ए क्या होता है ए इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा बच्चों ए ही होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में अपने को इस कोनिक की सेंट्रिसिटी निकालनी है, सिंपल सी बात है, ये तो इलिप्स दिख ही रहा है, इलिप्स की सेंट्रिसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यू रख के आंसर निकाल दो, आसानी से आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रो आइडेंटिकल हो जाती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है।
इस क्वेश्चन में आपको ए और बी दो सेट दे रखे हैं, ए क्रॉस बी निकालनी है। आगे बच्चों ए क्रॉस बी ये आंसर, लेकिन ध्यान से देखो ये कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये, क्योंकि चार एलिमेंट आएंगे तो डायरेक्ट डी ऑप्शन को क्या कर दो, टिक कर दो। अब किसी बच्चे ने पूछा सर डी ऑप्शन कैसे चेक करें, ए क्रॉस ए क्या होता है, मतलब कि ए की मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट ए से ही कर दो। देखना ये करोगे तो क्या आएगा, जीरो की प्रोडक्ट जीरो, जीरो का पेयर जीरो से बनाओ, जीरो का वन से बनाओ, वन का जीरो से और वन का वन से, बच्चों यही तो आएगी, ये सेम ही आ गई ना। तो इसका मतलब डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, बच्चों डायरेक्ट बताता हूँ ना मैं, किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी हो, मान लो ये 3,4 पॉइंट है, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना बच्चों 4, लेकिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पे पॉइंट है -3,-4, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो आप वाई कोऑर्डिनेट थोड़े कहोगे, वाई कोऑर्डिनेट तो -4 है, तो -4 का क्या कहोगे बच्चों, मोड कहोगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी हो तो वाई कोऑर्डिनेट का क्या होता है बच्चों, मोड होता है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है साइक्लिक में, 180 होता है ना, ए बी सी और डी, तो ए और सी का सम कितना होता है 180, और बी और डी का सम कितना होता है 180। तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन ए माइनस साइन सी को मिला लो, और साइन बी माइनस साइन डी इनको इकट्ठा कर लो। अब देखना मैंने आपको ये बता रखा है ना कि अगर ये दोनों एंगल का सम बच्चों 180 होता है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जैसे साइन 30 और साइन 150 क्या होता है, हमेशा बच्चों सेम होता है। तो यानी कि अगर इन दोनों एंगल का सम बच्चों 180 है तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो फिर एक दूसरे को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ये भी जीरो, ये भी जीरो, फाइनल आंसर जीरो आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख लो ना, सी को क्या लिख लो बच्चों, 180 माइनस ए लिख दो, और ऐसे ही डी को आप क्या लिख दो, डी की जगह बच्चों 180 माइनस बी लिख दो। अब बताओ साइन 180 माइनस थीटा तो क्या होता है, साइन थीटा ही होता है ना, तो माइनस के क्या हो जाएंगे, साइन ए प्लस साइन बी और माइनस साइन बी, तो कट के सब कुछ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बट आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ओरली इस क्वेश्चन का आंसर जीरो आप दे दोगे। ये तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल के आंसर आ जाएगा आपका बिल्कुल आसानी से, कोई समझाने वाली बात ही नहीं है इसमें। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कहता है, पहले आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। मैं हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में बताता हूँ कि एक रेडियन की वैल्यू क्या होती है अप्रोक्सीमेटली बच्चों, 57.3 डिग्री होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, इसमें कहता है 1 डिग्री जो होता है ना वो रेडियन में अगर उसको मेजर करें तो वो इससे कम होगा, इससे क्या होगा, कम होगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एक रेडियन की वैल्यू 57.3 डिग्री होती है ना 57.3, तो इस इतने रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, ये कितना है 1/2/100 है ना, 2/100 मतलब 1/50 रेडियन है, तो 1/50 रेडियन की वैल्यू क्या होगी फिर बताओ, 50 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 57.3/50 डिग्री। अच्छा इसका आंसर बताओ, जो ये है ये वन वन आएगा कि वन से छोटा आएगा कि वन से बड़ा आएगा, वन से बड़ा, क्योंकि 57.3 बड़ा है 50 छोटा है, तो ये क्या आएगा बच्चों, वन से बड़ा आएगा। मैं मान लेता हूँ एक बार 1.2 है, एक बार मैंने इसको मान लिया, ठीक है, कि वन से बड़ा आंसर आएगा, तो ये कितना आ गया 1.2 डिग्री आ गया। मतलब कि इतनी रेडियन में जो डिग्री आएगी ना बच्चों वो 1.2 डिग्री आएगी। तो ये बताओ 1 डिग्री जो है ना वो इससे कम ही होगा, कहने का मतलब बच्चों 1.2 डिग्री का जो आंसर है ना वो 1/50 रेडियन है ना। तो अगर आप डिग्री को और कम कर दोगे, 1 कर दोगे, तो इसका आंसर जो आएगा वो इससे छोटा आएगा ना, क्योंकि बच्चों डिग्री की वैल्यू अगर कम कर दोगे तो रेडियन की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी, समझ रहे हो ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होती है। तो अब आप समझ गए मेरी बात का मतलब, भाई 1.2 डिग्री लगभग बच्चों क्या होता है, इतने रेडियन होता है, तो अगर डिग्री को आप 1.2 से कम करके 1 कर दोगे तो रेडियन की वैल्यू भी तो कम होगी, मतलब 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो इतनी रेडियन से बच्चों क्या होगी, छोटी होगी। और ये भी यही कहता है, मतलब ये ट्रू है। तो इस क्वेश्चन में बस बच्चे इसी स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो गए, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। एक रेडियन में बच्चों मेजर उसका होता है 45 डिग्री से बड़ा, यस होता ही है, एक रेडियन की वैल्यू 57.3 डिग्री होती है। ये कहता है ग्रेटर देन होता है 45 डिग्री से, बिल्कुल होता है 57.3 क्या होता है बच्चों 45 से तो बड़ा ही है, तो ये भी ट्रू है। कौन सी स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है, दोनों की दोनों करेक्ट है। ये 108 क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो कोई तरीका ही नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए। इसमें बोला है कि दो मैट्रिक्स का बच्चों सम भी एग्जिस्ट करता है और प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करती है। अगर सम बच्चों एग्जिस्ट करता है बताओ तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि सम तो तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। प्रोडक्ट के बारे में ये बात ट्रू नहीं है, बट सम अगर एग्जिस्ट करवाना है तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से ये तो बात क्लियर होगी कि ए और बी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, सेम होगा, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये।
अब पढ़ो कौन सी स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू होनी चाहिए। ए और बी का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है बच्चों सेम ऑर्डर का। देखो सम दोनों का बच्चों एग्जिस्ट करता है तो मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स सम के लिए तो होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सम तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का भी सम कर सकते हो ना। लेकिन बच्चों सम तो एग्जिस्ट कर जाएगा बट प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे देखो मान लो एक मैट्रिक्स है बच्चों 2/3 ऑर्डर की, तो बी भी मान लो 2/3 ऑर्डर की है ना। एक बात तो आपको कंफर्म होगी, ऑर्डर तो दोनों का सेम होना चाहिए। अब मैं आपको ये प्रूव करके बता रहा हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना जरूरी है अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करवाना चाहते हो तो। क्यों? अगर ऑर्डर अलग अलग हो गया तो फिर बताओ ये नंबर कैसे सेम हो जाएंगे? ये तो कभी भी सेम नहीं होंगे ना। इसका मतलब दोनों की दोनों मैट्रिक्स बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए लेकिन साथ साथ में स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। ए और बी का कहता है नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। भी प्रोडक्ट करने के लिए नॉन सिंगुलर कब से बात आ गई? नॉन सिंगुलर तो कभी कोई कहानी होती नहीं ना, कैसे कर लूँ? जैसे एक बात बताओ, मैं ये कहता हूँ 0 0 1 1, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है बताओ? 0 है। और एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ क्या, 0 0 -1 -1, इसका डिटरमिनेंट भी क्या है? 0 है। तो क्या इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी। यानी कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट को एग्जिस्ट करवाने के लिए बच्चों ये कोई कंडीशन होती नहीं कि उनका नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, वो तो इनवर्स के लिए कंडीशन होती है। ठीक है, समझ गए आप? तो नॉन सिंगुलर वाली कंडीशन क्या है बच्चों? गलत है। तो स्टेटमेंट कौन सी सही है? फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जरूरी है, सेकंड का होना कोई जरूरी नहीं है। ये बच्चों बिल्कुल आसान है। आपको ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, मतलब कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और इस रेक्टेंगल का क्या निकालना है? एरिया। बच्चों रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? 10th क्लास वाले मेथड से बेस इंटू ये अपना लेंथ इंटू विड्थ। अब आपको कोऑर्डिनेट ही दे रखे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ निकाल लो और विड्थ निकाल लो, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कुछ सोचना है ही नहीं, सी ऑप्शन आएगा इसका। इस क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों? ये सेट है इसके अंदर एक ऐसा एक्स आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो बताओ 4 से 4 कट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो इस सेट के अंदर बच्चों एक ही एलिमेंट है, कौन सा? 0। तो ये सिंगलटन सेट है जिसके अंदर क्या लिखोगे आप? 0 लिखोगे। 112वें क्वेश्चन में बच्चों एक लाइन अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी पता है ना, ये होती है। तो इसको बच्चों क्या लिखो आप? कोस 2 अल्फा। वैसे तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता रखा है, कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा का कितना होता है? -1 होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा करते हैं। कोस 2 अल्फा को 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1 तो लिख सकते हो ना। कोस 2 बीटा को बच्चों क्या लिखोगे? 2 कोस स्क्वायर बीटा -1। और इसको क्या लिखोगे? 2 कोस स्क्वायर गामा -1। तो ये एक -1 से +1 तो कट गया है ना, बाकी 2 कॉमन ले लो। तो क्या आ जाएगा? ये अपना कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, और -1 -1 -2 बच गए। ये कितना होता है बच्चों? 1। 2 में से 2 गया, आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। ये देखो बच्चों, आपको सम निकालना है इस सीरीज का, है ना। इनफाइनेट टर्म का है, अगर कुछ नहीं कह रखा होगा तो इनफाइनेट जीपी। ये क्या है? जीपी है ना। ए कितना है बच्चों? 1। कॉमन रेशियो कितना है? -1/2। तो इनफाइनेट टर्म का सम क्या होता है? 1 a अपॉन 1 माइनस आर, 1 अपॉन 1 माइनस आर। तो 1/3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना? 2/3। 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों? देखो दो स्टेटमेंट दे रखी है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा अनकोरिलेटेड होते हैं बच्चों। बिल्कुल सही है, अगर दो वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं है तो उनके बीच में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे मान लो आर डी शर्मा की बुक पढ़ने से हिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स आएंगे, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है ना। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं और इनमें कोरिलेशन कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है? 0। अनकोरिलेटेड होते हैं, मतलब कोई कोरिलेशन होता ही नहीं। मतलब कि सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब कि आर वेरिएबल एक्स और वाई के बीच में कहता है पॉजिटिव आएगा। कब? जब एक्स डिक्रीज करेगा तो वाई भी डिक्रीज करेगा। यस, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में बिहेव कर रहे हैं बच्चों, एक्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसके बदले में वाई भी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या आएगा? पॉजिटिव, है ना। दोनों सेम बिहेव करने चाहिए, दोनों या तो घटे या दोनों बढ़े, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या आता है? पॉजिटिव। नेगेटिव कब आता है बच्चों? जब एक्स तो बढ़े वाई कम हो, या फिर एक्स कम हो तो वाई बढ़े, उल्टा बिहेवियर होता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों? करेक्ट है। बोथ 1 and 2 आ जाएगा आंसर। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। आपको 9 जो है ना पॉइंट दे रखे हैं और इनकी मीडियन निकालनी है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख के मिडिल आइटम निकाल लो। मिडिल आइटम को क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? डायरेक्शन रेशियो निकालने बच्चों नॉर्मल के। इसकी नॉर्मल वेक्टर क्या होता है बताओ? 2 -1 और 2। लेकिन ये तो डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं तो इसको किसी भी नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देख लो 2 -1 2, इसमें से चाहे 2 कॉमन ले लो तो 1
-1/2 और 1, तो 1 -1/2 1 है ना ऑप्शन बी में। तो ये 2 का कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन रेशियो को तो आप किसी भी नंबर से क्या है मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ना बच्चों, एक ही बात है। इस क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट जो लास्ट के 4 क्वेश्चन रह गए बच्चों, वो वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। एक ही स्टेटमेंट है ये एक सिटी के अंदर 3 तरह के न्यूज़पेपर आते हैं, कितने % लोग कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो डायरेक्शन दे रखी है आपको, ठीक है। ए को पढ़ने वाले इतने हैं, बी को इतने, सी को इतने, ए और बी को इतने, है ना, बी और सी को इतने पढ़ते हैं, ए और सी को इतने पढ़ते हैं, और 8% कोई भी नहीं पढ़ते, है ना। 8% कौन है फिर, जो बाहर बैठे हैं यहाँ पे। टोटल पर्सन को क्या मान लो, 100 मान लो। तो एक फॉर्मूला तो आपको पता है ना कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस तीनों में इंटरसेक्शन, है ना। ये आप सबको फॉर्मूला पता है। अच्छा, इसमें ना तीनों में कितने % है वो कहीं नहीं दे रखा अपने को, और वही यहाँ पे पूछ रखा है कि कितने लोग तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। तो बताओ बच्चों, यूनियन में कौन आते हैं, जो सर्कल के अंदर है ना, सारे पॉइंट ये 100 लोग में से बच्चों 8 तो बाहर है, तो इसका मतलब ये 8 तो यूनियन में नहीं आएंगे ना। तो यूनियन कितनी होगी बताओ, 92 होगी। जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ते हैं। 100 लोग अगर टोटल है बच्चों, तो 8 तो कुछ भी नहीं पढ़ते, तो कम से कम एक न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं, 92 पढ़ते हैं। अब इसका आंसर निकाल दो, नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 42, इन तीनों को ऐड कर दो, और जो दो दो वाले इंटरसेक्शन है इन तीनों को क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो। ये लो, और तीनों का इंटरसेक्शन को क्या माना है आपने, एक्स माना है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना। तो सोल्व करके बच्चों एक्स निकाल लेना, कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25% लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब बच्चों आ जाओ इस क्वेश्चन पे। देखो मिडल में जो हमने नंबर निकाला वो कितना निकाला बताओ, 25 निकाला। अब आप ध्यान से सुनना, बाकी सारे मैं इस पोर्शन को भर रहा हूँ। अब ए और बी में कॉमन कितने बच्चों, 30। तो ए और बी में टोटल 30 थे, तो ये कितना रह गया, 5 रह गया, 5 और 25 30। बी और सी में 28 है, तो बी और सी में 28, तो 25 तो इधर है ही। इसमें 36 है, तो 36 में से 25 गई, यहाँ कितने रह गए 11। अब आप बताना ए में कितने थे टोटल 42, 42 में से बच्चों 36 और 5 41, तो 42 में से 41 तो पहले ही बिठा रखे हैं, तो यहाँ पे कितना रह गया सिर्फ एक। अब बताओ बी में टोटल कितने, 51, 51 में 30 33, 51 में से 33 तो पहले ही बैठे हैं, 18 सिर्फ बी में बैठ जाएंगे। सी में टोटल कितने बच्चों 68, तो 68 में से ये कितने हो गए 39 तो पहले ही है, 36 39, तो ये कितने हो गए बच्चों 29 यहाँ पे हो गए। मैंने सब कुछ बच्चों फिल कर दिया। अब मेरे से चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं सबका आंसर दे दूंगा। ये क्या कहता है, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ओनली 2। तो बच्चों ओनली 2 वाले कौन से होते हैं पता है ना, ये वाले और ये वाले ओनली 2 वाले होते हैं। 5 + 11 + 3 यानी कि 19% बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, सिर्फ जो 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो बताओ एक वाला डायग्राम को देख के बताना बच्चों कौन से होते हैं, ये 1, ये 18 और ये 29, यानी कि 1 18 और 29, 19 + 29 यानी कि 48%। 48 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। इसमें क्या कहता है बच्चों, सिर्फ ए पढ़ते हैं, ना बी पढ़ते ना सी पढ़ते, सिर्फ एक, पहला न्यूज़पेपर ए, यानी कि कितने हैं बच्चों 1%। तो 1% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, वो ना बी को पढ़ते ना ही सी को पढ़ते। तो ये बच्चों हमने 2012 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था एनडीए का, उसके सभी के सभी 120 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए।